टाइम नहीं था। पूछूंगा उससे, इसने बताया भी था कि नहीं बताया था मीटिंग में। हेलो हेलो। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मोशन इन अ प्लेन गाइस। देखिए मैंने आप लोगों को ना काइनेमेटिक्स चैप्टर स्टार्ट हुआ था, एक बहुत बेसिक चीज बताई थी कि बच्चों दो तरह की चीजें होती हैं। मोशन जो होता है ना, जो मोशन होता है वो कई डायमेंशंस में हो सकता है। जैसे मैंने बोला मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन जिसको मैं बोलता हूं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी ना। अच्छा देखिए वन डायमेंशन मोशन का क्या मतलब, थोड़ा सा रिपीट होने वाला बच्चों ये वाला पोर्शन। ये पोर्शन थोड़ा सा रिपीट रहेगा हमारा, जिन बच्चों ने काइनेमेटिक्स पढ़ा हुआ है, लेकिन मुश्किल से 5-10 मिनट ही रिपीट होएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा जो आपने अभी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ है, जिसे हम वेक्टर्स बुलाते हैं, ठीक है। सो वेक्टर्स बड़ा इंटरेस्टिंग है और अगली हमारी मतलब कम से कम 3 से 4 क्लासेस सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स के बारे में। मतलब बहुत कुछ डिस्कस करना है वेक्टर्स के बारे में, कैसे एडिशन होती है उनकी, कैसे सब्ट्रैक्शन होती है ना, डायरेक्शन क्या है, और बहुत सारे रूल्स हैं उसके ऊपर, वो सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सो वेक्टर्स ये मतलब मान लो इस चैप्टर का 80% ऑफ द कंटेंट वेक्टर ही है, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत बचता है जो अलग चीज है। सो व्हाट इज मोशन इन वन डायमेंशन। ये मोशन इन प्लेन है, उस पर आने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज मोशन इन वन डायमेंशन। तो मैंने बोलता हूं वन डायमेंशन मोशन का मतलब क्या होता है। तो मैंने बोला कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ने ऐसे मूव कर रहा है, कोई इंसेक्ट है जो कैसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है कि पहले वो यहाँ था, फिर वो यहाँ था, फिर वो यहाँ था, फिर वो यहाँ था, फिर वो यहाँ गया, फिर वो यहाँ गया, कुछ ऐसे मूव कर रहा है। अब ये जो मैं लाइन देख रहा हूँ कि वो जिस तरीके से मूव कर रहा है, उसके कुछ मैंने पॉइंट्स नोट किए। ये पॉइंट्स मुझे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नजर आ रहे हैं ना, देखिए आप जरा ध्यान से, तो इसका मोशन कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। अब इसको समझाने के लिए मैंने क्या करा कि देखिए मोशन इन वन डायमेंशन उस तरह के मोशन को कहा गया कि जब जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, अगर उसका सिर्फ कोई एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। अब एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होने का मतलब क्या है कि मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाला क्या है बोलो एक्स एक्सिस, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाला बोलो क्या होगा वाई, और ये वाला बोलो क्या होगा जेड। मींस दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड जो फ्रंट में होगा बोलो क्या होगा जेड एक्सिस ना। वो तो बनाना ऐसे पड़ता है मजबूरन, लेकिन होता जेड एक्सिस ऐसे है ना। यही तो होता है एक्स वाई और जेड, है ना। सो मैं अगर आपको बोलूं कि इस वाले पार्टिकल की जो ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, इस वाले पार्टिकल के कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप क्या बोलोगे, एक्स 0 है यहाँ पर, वाई 0 है, और जेड भी कितना बोलो 0। इसको ओरिजिन बुलाते हैं ना। अगर ये इसके बाद ऐसे या ऐसे जाएगा तो कौन से कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा, एक्स में। पता है ना, अगर यहाँ पर ओरिजिन है तो इस तरफ या इस तरफ हॉरिजॉन्टल मूव करने पे कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक्स। ऊपर नीचे मूव करने पे कौन सा चेंज होगा, वाई। आगे पीछे मूव करने में कौन सा होगा, जेड, है ना। आगे वाला प्लस जेड, पीछे वाला माइनस जेड, इधर वाला प्लस एक्स, इधर वाला माइनस एक्स ना, कुछ ऐसे होता है। सो गाइज मैंने आपसे ये कहा कि मान लीजिए 0 0 0 है, सो अगला पॉइंट कितना होगा बच्चों को, कि सिर्फ ये सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ 1, और वाई कोऑर्डिनेट में ऊपर नीचे तो नहीं गया, तो 0 ही है जितना पहले था, और जेड में भी आगे पीछे भी नहीं गया, तो बोलो कितना है, 0 ही है ना। क्योंकि जब तक ये इस ओरिजिन से आगे पीछे नहीं जाएगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं आएगा। बट ये ऐसे मूव कर रहा है तो कौन से कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है ना। सो ये वाला बोलो कितना आएगा, फिर अगला वाला 2,0,0, ये वाला कितना आएगा बोलो 3,0,0। मेरा कहने का मतलब ड्यूरिंग द मोशन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसको, मोशन इन वन डायमेंशन। ये कैसा होता है, मोशन इन वन डायमेंशन, या उसको मोशन इन वन डायरेक्शन भी बोल सकते हैं ना। किसी एक ही डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा है तो उसको बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। नहीं आया समझ में? अच्छा चलो मुझे बताओ ये वाला मोशन कैसा है, दिस इज अ वन डायमेंशन मोशन और टू डायमेंशन मोशन। अब थोड़ा सा नए बच्चों को बताने देना, आप लोगों ने जिन्होंने करा हुआ है वो मत बोलना, क्योंकि तुम्हें तो पता है, तुम्हें तो पता है ये वाली चीज मैं क्या करने वाला हूं। बताओ जरा, ये मोशन इन वन डायमेंशन है, टू डायमेंशन है? चलो हैंड रेज कर लेना, ठीक है। कितनों को लगता है मोशन इन वन डायमेंशन है? मोशन इन वन डायमेंशन है। डेफिनेशन क्या है, मैंने बोला अगर एक ही कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा हो तो वन डायमेंशन, और दो कोऑर्डिनेट में चेंज हो टू डायमेंशन है। सो कितनों को लगता है मोशन इन वन डायमेंशन है? अच्छा इतनों, पुराने वाले बता सकते हैं इसमें, मोशन इन वन डायमेंशन, इतने बच्चों को लगता है मोशन इन वन डायमेंशन है। कितनों को लगता है मोशन इन टू डायमेंशन है? टू डायमेंशन, टू डायमेंशन ज्यादातर नए बच्चे इसमें लोग हैं। और थ्री डायमेंशन कितनों को लगता है? थ्री तो कोई भी नहीं है। चलिए समझते हैं। अब देखिए इस डायग्राम को जब कोई देखता है कि कोई चीज ऐसे चल रही है तो उसके दिमाग में क्या आता है कि अगर मान लो मैं एक्स एक्सिस ऐसे बनाता हूं और वाई एक्सिस में ऐसे बनाता हूं, है ना, जेड भले ही कहीं भी बना लो, आपको नहीं, जेड ऐसे बना रहे मान लो। तो सर ये वाला पक्का अगर 1,1 है तो अगला वाला 2,2 हो जाएगा, अगला वाला 3,3 हो जाएगा, उससे अगला वाला 4,4, उससे अगला वाला 5,5, उससे अगला 6,6 ना। कुछ ऐसे ही तो बनाओगे ना पक्का, यही तो सिस्टम लगाओगे। तो आपको क्या दिखेगा कि एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। समझो इस बात को, नहीं आ रहा तो बताओ मुझे कि अगर ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो आपको लग रहा है ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और वर्टिकली भी मूव कर रहा है ना, ऊपर की तरफ भी चढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, तो एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है। हाँ आगे पीछे नहीं आ रहा तो जेड में कोई चेंज। लेकिन एक प्रॉब्लम है बच्चों, क्या आप लोगों ने इसको मोशन इन टू डायमेंशन इस बात पे बता दिया कि सर इसके मुझे लगता है दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। लेकिन एक बात आप सोच के देखिए कि इसका जो मोशन मुझे दिख रहा है,
जिस तरीके का ये मोशन मुझे होता नजर आ रहा है, मुझे बड़ा क्लियरली एक डायरेक्शन में ही लगता हुआ नजर आ रहा है, बोलो है कि नहीं? अब मुझे दो बातें लग रही हैं, मुझे लग तो ये एक डायरेक्शन में ही रहा है, मतलब लग तो ये मोशन वन डायमेंशन जैसा ही रहा है, बट प्रॉब्लम ये कि सर मैं अगर आपकी डेफिनेशन को फॉलो करता हूं जो कि ये कहती है कि अगर किसी एक ही तरह का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो वो मोशन वन डायमेंशन है, अगर दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो मोशन इन टू डायमेंशन, और तीन कोऑर्डिनेट चेंज हो तो मोशन इन थ्री डायमेंशन है। सर मुझे लग तो ये स्ट्रेट मोशन ही रहा है, लेकिन अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाता हूं तो मुझे दिखता है दो कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहे हैं, कितने में बोलो? दो में, और उसके हिसाब से मोशन इन टू डायमेंशन ही आंसर चला जा रहा है। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हूं कि टू डायमेंशन है या वन डायमेंशन है, क्योंकि डायरेक्शन से तो लग रहा है वन डायमेंशन है, लेकिन अगर आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाओ तो बोलो क्या? बोलो टू डायमेंशन। सो बच्चों क्या है ना, यहाँ पर थोड़ा सा भी चीजें हमें पूरी नहीं पता, इसलिए ऐसा लगता है। सो मैं आपको बताता हूँ बच्चों की आपको करना क्या है सिचुएशन में, ये मोशन इन वन डायमेंशन ही है। अब कैसे मोशन इन वन डायमेंशन है, कैसे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है? सो बच्चों ये कोई मैंडेटरी रूल नहीं है कि आपको एक्स एक्सिस इसी तरफ मानना है। देखिए सिंपल सी चीज बताई तो मैं आपको, कोई रूल नहीं है कि एक्स एक्सिस ऐसे ही मानना है। आप इस पूरे स्पेस के अंदर ना एक्सिस अपने हिसाब से बना सकते हो, है ना? जैसे मैंने बोला ये एक्स है, ये वाई है, और ये सामने वाला बोलो क्या है? जेड है। तो मेरी इच्छा है, मैं चाहूं तो एक्स ऐसे बना दूं फिर, लेकिन वाई ऐसा हो जाएगा और जेड ऐसा हो जाएगा। रूल ये कहता है एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर ना, बाकी सब कुछ एक दूसरे से बोलो क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ढंग से सुनने की कोशिश करना, मैंने बोला एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं होती कि एक्स को ऐसे रखना है, वाई को ऐसे रखना है। समझ में आ रही बात? तो आप लोग करना क्या है, आप अपनी तरफ से आर्बिट्ररी यहां पर क्या मान सकते हैं? बोलो कि ये मेरा बोलो कौन सा एक्सिस है? बोलो एक्स एक्सिस है, तो बोलो वाई कहां चला जाएगा? ये वाई हो जाएगा, अरे बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन पे, और जेड बाहर की तरफ होगा, बनाना चाहो बना लो, नहीं बनाना चाहो मत बनाओ, ठीक है ना? सो अगर मैं इस हिसाब से जाऊं तो मुझे अब बताना इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0,0,0, क्योंकि अब जो भी चीज इधर या इधर जाएगी तो कौन से कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा? बोलो एक्स में। इधर या इधर जाएगी तो बोलो किसमें होगा? वाई में। और आगे या पीछे जाएगी तो बोलो किसमें होगा? जेड में। कुछ नहीं करा मैंने यार, मैंने ये करा है जैसे मान लो ये तुम्हारा एक्स वाई और जेड था, इस तरीके से था, मैंने बस उसको ऐसा कर दिया कि ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई और ये क्या हो गया? बोलो जेड। अब इस तरफ के सारे मोशन एक्स वाले हो गए, इस तरफ के सारे वाले वाई वाले हो गए, इस तरफ वाले बोलो क्या हो गए? जेड वाले हो गए। तो अब क्लियरली अगर मुझे दिखता है तो ये एक ही नंबर एक ही लाइन पे आ चुका है। सो 1,0,0, ये वाला 2,0,0, क्योंकि ऊपर नीचे जा नहीं रहा, आगे पीछे जा नहीं रहा, सिर्फ कौन से कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है? एक्स में। मींस बात ये है बच्चों की, कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि एक्स एक्सिस इसी को बोलना है। समझ में आ रही बात? आप एक्स एक्सिस अपनी तरफ से किसी भी चीज को मान सकते हैं, मैं इसको भी एक्स एक्सिस मान सकता हूं, ठीक है ना? मैं इसको भी एक्स एक्सिस मान सकता हूं, बस रूल ये कहता है कि जहां भी एक्स होगा वाई उसके बिल्कुल क्या होगा? परपेंडिकुलर, और जेड उन दोनों के भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। बस इतना सा रूल। तो इस हिसाब से अगर मैं जाऊं तो क्या आपको नहीं लगता कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट पे फिक्स हो गया, मतलब एक ही कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है, तो कैसा मोशन हो जाएगा? मोशन इन, अरे नहीं आया समझ में, है ना? सो मैंने बोल दिया यहां पर, अगर मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में इसको बोलना चाहूं तो बोलूंगा, इफ ड्यूरिंग द मोशन only one of the coordinate is changing, then it is said to be motion in one dimension। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, इसी को मैंने दूसरा नाम क्या दिया था? इसी का दूसरा नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ, जो कि हमारा पिछला चैप्टर था भाई। अब आते हैं फटाफट से नेक्स्ट चीज पे, जल्दी जल्दी करते हैं इसको। नेक्स्ट था हमारा मोशन इन टू डायमेंशन। अब सब बच्चे मुझे बताने की कोशिश करना, ये ऑब्जेक्ट ने ना ऐसा मोशन किया है, ऐसा मोशन किया है, एक इंसेक्ट जो है वो इस तरीके से दीवार पे चलता हो गया, मक्खी ऐसे गई है, तो ये मोशन इन वन डायमेंशन है, टू डायमेंशन है? टू डायमेंशन है कंप्लीटली। क्या आप लोग इसको किसी एक एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर सकते हो? बस मुझे इतनी बात को बजाव देना भाई। क्या तुम इसको किसी भी तरीके से एक एक्सिस पे फिक्स कर सकते हो? या ऐसे मान लो, श्योर यहां पर देखो, या तो ऐसे मान लो या ऐसे मान लो, क्या ये किसी भी तरीके से एक एक्सिस पे फिक्स हो पाएगा? अगर आप इसको ऐसे भी मान लो तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई एक्स में थोड़ी देर चेंजेस आए, फिर वो नीचे से चला गया तो एक्स का किस में चेंज आ गया? बोलो वाई में भी चेंज आ गया। अरे बोलो है कि नहीं? नहीं आ रहा समझ में? इस वाले मोशन के दौरान आप कभी भी ऐसा नहीं बना पाएंगे, कहीं भी एक्सिस ट्रीट कर लीजिए, आप डेफिनेटली पाएंगे कि दो कोऑर्डिनेट में चेंज आ ही रहा है। बोलो है कि नहीं? सो आप लोग पाएंगे कि ये जो मोशन मैंने बनाया है ना बोर्ड पे, ध्यान सुनिएगा, जो ये मोशन मैंने बनाया, कहीं पे भी आप एक्स मान लीजिए और कहीं पे भी क्या मान लीजिए? बोलो वाई मान लीजिए, और कहीं पे भी बाद में जेड मान लीजिए, तो आप लोग बोलेंगे जरूर कि इसके कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो रहे हैं। बोलो मान लो ये 0,0,0 है, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, मान लो ये वाला 1 हो गया, 2,0 हो गया, ये वाला पॉइंट जो हमारा 2,4,0 हो गया। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? कितने कोऑर्डिनेट्स में चेंज आ रहे हैं? बोलो दो कोऑर्डिनेट्स में चेंज आ रहे हैं, तो बोलो ये क्या होगा? मोशन इन टू डायमेंशन। और मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? पेपर में डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं पूछेगा, बस मतलब पता होना चाहिए सर टॉपिक का। सो मोशन इन टू डायमेंशन का मतलब होता है कि जब दो कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहे हैं ना, इस तरह का मोशन टू डायमेंशन मोशन है। तो इसको मोशन इन अ प्लेन भी बोला गया। क्या बोला गया इसको? मोशन इन अ
प्लेन। समझे नहीं मेरी बात को, है भाई? और मोशन इन ए स्पेस क्या होगा, या मोशन इन ए 3 डायमेंशन क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा 3 डायमेंशन का मोशन कैसा होगा? एक ऐसा मोशन जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हो तो उसको बोलो क्या बोलेंगे? मोशन इन 3 डायमेंशन। अभी 3 डायमेंशन का मोशन बताओ कैसे, एग्जांपल ले इसका। मक्खी बोल सकते हैं, मक्खी ऐसे ऐसे करके भीमी करके उड़ती है ना। आप समझो मेरी बात को, जब मक्खी इस तरीके से उड़ती है, फोकस करिएगा, तो वो क्या कर रही है? मान लो इस रूम में ना ये ओरिजिन है, और ये ऊपर वाला बोलो कौन सा एक्सिस है? बोलो वाई एक्सिस। और ये वाला बोलो क्या? एक्स एक्सिस। और सामने वाला बोलो क्या? जेड एक्सिस। वहां से मक्खी उड़ी और ऐसे 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 करके उड़ रही है। फोकस करना, जब मक्खी ऐसे उड़ती है तो वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी करती है। देखो ना, ओरिजिन से लेफ्ट भी जा रही है, राइट भी जा रही है, मतलब इस तरीके से कर रही है कि नहीं कर रही? अरे ऐसे ऐसे कर रही है ना, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रही है, तो मतलब कौन से कोऑर्डिनेट में चेंज जा रहा होगा? एक्स में। वो ऊपर भी जा रही है, मक्खी उड़ते हुए ऊपर भी जा रही है, तो कौन से कोऑर्डिनेट में चेंज जा रहा है? बोलो वाई में। और ऊपर उड़ते उड़ते आपकी तरफ बढ़ रही है, तो कौन से कोऑर्डिनेट में चेंज जा रहा है? बोलो जेड में। नहीं आया बात समझ में? तो वो मक्खी इस तरीके से उड़ रही है, तो मैं कहूंगा कि उसके एक्स में भी चेंज आ रहा है, वाई में भी और जेड में भी। दिस इज द मोशन इन 3 डायमेंशन, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है। और इसको नाम दिया गया मोशन इन स्पेस। क्या बोला गया इसको? इसको नाम दिया गया मोशन इन अ स्पेस। अरे भाई नहीं पल्ले पड़ रहा ना, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं डेफिनेशन को, इन्हीं को चिप दो आप लोग वहां पर, है ना। बहुत सिंपल सी चीजें, मैं ज्यादा इसको एलेबोरेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग द मोशन ओनली if during the motion 3 coordinates is changing then it is said to be the motion in 3 dimension ना, इसको बोलेंगे 3 डायमेंशन। अच्छा, ज्यादातर रियल जो मोशंस है ना हमारे आसपास के, सारे क्या है बोलो? 3 डायमेंशन है ना। स्पेस में तो मूव करती है सारी चीजें ना, नहीं आ रही बात समझ? और ऊपर वाले की डेफिनेशन लिखवाऊं या समझ गए बात को, है ना? सो बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर ड्यूरिंग द मोशन इफ वन ऑफ द कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग देन इट इज सेड टू बी द मोशन इन 1 डायमेंशन। इफ टू ऑफ द कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो बोले क्या बोलेंगे? मोशन इन 2 डायमेंशन। और 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे तो बोले क्या? मोशन इन। अब जो सांप रेंग रहा है जमीन पे, बताओ किस तरह का मोशन है? 2 डायमेंशन, क्योंकि अगर सांप रेंग रहा है तो वो ऊपर या नीचे तो मूव नहीं कर रहा ना, सांप रेंग रहा है, बस रेंग रहा है सांप, तो हम बोलेंगे कि ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो मतलब एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है, और आगे की तरफ बढ़ रहा है तो कोई और एक्सिस में चेंज हो रहा है, जेड में चेंज हो रहा है। मान लो इसी रूम में सांप अगर रेंग रहा है, समझो इस तरफ को, है ना, हो ना भगवान करे ऐसा, लेकिन ध्यान सुनो, अगर इस तरफ ऐसे चल रहा है तो हम क्या बोलेंगे? बोलो ऐसे करके चेंजेस आ रहे हैं, एक्स में चेंजेस आ रहे हैं, और बाहर की तरफ बढ़ रहा है, सामने की तरफ बढ़ रहा है, तो बोलो किसमें चेंज आ रहा है? बोलो जेड में, है ना। और ऐसे करके फन उठा रहे तो बोलो किसमें जाएगा? मोशन उसका वाई में भी हो गया, तो बोलो कौन सा कोऑर्डिनेट जाएगा? 3rd कोऑर्डिनेट में चेंज आ गया, तो हम बोलेंगे मोशन 3 डायमेंशन हो जाएगा। समझे नहीं बात को? अरे बड़ा सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है इसके अंदर ना। आप रोड पे सीधे चल रहे हैं, है ना, और मान लेते हैं आप जो पैर उठा रहे हैं बहुत ज्यादा बड़े मोशन नहीं है, तो आप सीधे रोड पे चल रहे हैं, सीधे क्या चल रहे हैं, मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी चल रहे हैं रोड पे। जनरली जो नॉर्मल आप वॉक करके आते हैं घर से, वो कैसा मोशन होता है? 2 डायमेंशन है 3 डायमेंशन? इट्स ए 2 डायमेंशन मोशन ना, क्योंकि बिल्कुल कोई ऐसा तो है नहीं घर से निकला बिल्कुल सीधा ही आ गया, है ना। थोड़ा बहुत इधर भी हुआ फिर इधर भी हुआ, तो एक तरीके से सीधा चल रहा है और लेफ्ट राइट हो रहा है, तो 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हाँ, ऊपर नीचे नहीं जा रहा, लेकिन आगे बढ़ रहा है और लेफ्ट राइट हो रहा है, तो बोलो क्या? मोशन इन 2 डायमेंशन है। समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? ये बहुत बेसिक बात है, तो बहुत ज्यादा एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है इतने में समझ में आए थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन और मोशन इन स्पेस, इन तीनों चीजों का मतलब क्या है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्लेन मतलब प्लेन सरफेस पे, स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन पे, स्पेस मतलब पूरा का पूरा 3D कोई चीज हो जाएगा, जैसे स्पेस है, ये रूम पूरा स्पेस है, ये दीवार, ये जो नीचे का फर्श है, ये जो ऊपर की दीवार है, ये सारी बोलो क्या है? ये प्लेन है। क्या है? बोलो प्लेन है ना। और स्ट्रेट लाइन तो आपको पता है एक सीधी लाइन बनेगी कुछ पॉइंट्स को जोड़ के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? यहां तक की बात खत्म होती है, आगे बढ़ू? किसका? अब मैं 3 डायमेंशन स्पेस का मोशन का ग्राफ 2 डायमेंशन में कैसे बनाऊं, है ना। बनाने को बना सकते हैं हम, कुछ एक क्यूब बना के फिर मैं उस क्यूब में तो दिखा दूं इस तरीके से चल रहा है, लेकिन जनरली फैक्टर्स पे नहीं बनेगा ना। कैसे बनाओगे? 3 डायमेंशन मोशन कैसा है? एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। अब कोई ऐसे इस तरीके से रूम में मक्खी उड़ रही है, इसको कैसे बोर्ड बनाए, है ना। बनाने को मैं ऐसा बना सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, कुछ नहीं है मुश्किल, हम बनाने को इसको यूं बना सकते हैं। मैं एक क्यूब बना दूं इस तरीके से ऐसे करके, और मैं फिर दिखा दूंगा कि कोई चीज यहां से उड़ती हुई पीछे वाले कोऑर्डिनेट पे गई है, तो इसका मतलब वो ओरिजिन से गई है, अब एक्स में भी चेंज आ रहे हैं और वाई में भी चेंज आ रहे हैं, पीछे गई है, पीछे वाले कोऑर्डिनेट पे गई है, आगे वाले पे नहीं। कहां पर बोलो? पीछे वाले पे, तो जेड में भी चेंज आ गया, ठीक है। लेकिन वो लोग कॉम्प्लेक्स ही लग रहा है, आप लोग सिंपल रूम के एग्जांपल समझ लीजिए, है ना। रियल लाइफ ज्यादातर चीजें जब उड़ रही है, जैसे मान लो पक्षी उड़ रहा है, तो कौन सा डायमेंशन है? बोलो 3 डायमेंशन है। पतंग उड़ रही है, कौन सा डायमेंशन है? 3 डायमेंशन है। तो पतंग उड़ेगी तो वो ऐसे ऐसे भी करेगी, एक्स में भी चेंज करेगी, ऊपर नीचे भी जाएगी, वाई में भी चेंज करेगी, और आगे पीछे भी बढ़ेगी, जेड में भी चेंज करेगी। नहीं आ रहा समझ में, है ना। तो सिंपल है बच्चों, अगर तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे तो बोलो क्या बोलेंगे? मोशन 3 डायमेंशन।
दो में चेंज आया था मोशन इन 2 डायमेंशन और 1 में चेंज आया था मोशन इन 1 डायमेंशन। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा ना, नहीं हुआ तो बोलो, मैं दोबारा बता दूंगा। सबको क्लियर हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है चैप्टर का ना, उसमें आने वाले बहुत जल्दी, ठीक है ना, लेकिन चैप्टर बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। तो अभी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे पता लग गया आप लोगों को? मोशन इन अ, पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन। सो गाइस जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ना बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, इसी पे हमारा सब कुछ चैप्टर टिका हुआ है। सो दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, मैं बोल देता हूं, हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। यस, ये भी हमने पढ़ा हुआ है वैसे। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है स्केलर, और मैंने बोला था कि इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। एक होती है स्केलर क्वांटिटीज और एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए बहुत सिंपल सा स्टैंडर्ड इन दोनों को लेके। मैंने बोला कि फिजिकल क्वांटिटी, भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, लिख लेना, बाद में छोड़ दो उसको, ये मिल जाएगा तुम लोगों को, पीडीएफ मिल जाएगा घर पे, आप पीडीएफ से कर लिया करो कॉपी, ठीक है। अगर पीडीएफ भेजना भूल जाओ मेरे को बता दिया करो, पीडीएफ में हैंड भेज दूंगा, मैंने मोबाइल में कर लेता हूँ ये आपके जाते के साथ ही, ठीक है। भेजने कभी भूल जाता हूँ तो आप मैसेज डाल दिया करो, मैं ग्रुप में पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद इससे नोट कर लेना, पहले समझ लो आज सारा का सारा। सो गाइस क्या है ना, मैंने बोला कि मेरे पास ना दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, एक होती है स्केलर और एक होती है बोलो वेक्टर्स ना। अब ये स्केलर और वेक्टर कौन मुझे बताएगा क्या होती है? स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में, आप कुछ और बताना चाहते हैं इसके अंदर? यही वाली चीज पता है कि स्केलर क्वांटिटीज में बोलो क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज में बोलो क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस, मतलब एक एक्स्ट्रा चीज होती है। अब इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। देखिए हमारे पास कुछ चीजें ऐसी है ना जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दो, वो अपना एक कंप्लीट सेंस बना लेती है ना, उसमें भी और कुछ जरूरत नहीं होती है ऐड करने की। बट कुछ चीजें ऐसी होती है कि जब तक उसके मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन ना जोड़ी जाए तब तक वो अपना एक इनकम्प्लीट सेंस लेके चलती है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों से पूछा कि आपका मास कितना है, तो आप अपना मास बताएंगे 60 केजी 70 केजी जो भी वटेवर आपका मास है वो आप बताएंगे। मैंने पूछा यहाँ टेम्परेचर कितना है, तो आप बोलेंगे टेम्परेचर यहाँ का 27 डिग्री सेल्सियस है। अब ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ 27 डिग्री सेल्सियस, मास 70 केजी, ये अपने आप में कंप्लीट मैसेज देती है। इसमें किसी भी और डायरेक्शन वगैरह की तो जरूरत नहीं है, बताना पड़ता है कि मेरा मास इतने केजी इस डायरेक्शन में, तो मास का डायरेक्शन से कोई लेने देना। इस रूम में टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, फाइन, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, टेम्परेचर का कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता। सो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए बोलो? मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड में अपने आप में कंप्लीट सेंस निकल के आया है। जैसे कि बोल दिया मास है तो बोला भाई 70 केजी मास है, कोई डायरेक्शन ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला भाई टेम्परेचर कितना और है, तो बोलेंगे टेम्परेचर हो चुका है हमारा 27 डिग्री सेल्सियस ना, वैसे इतना नहीं है, इससे बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल, उतने लिख देते हैं जैसे चल रहा है 45 डिग्री सेल्सियस, और इसके लिए कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है इसके लिए। तो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए बोलो? मैग्नीट्यूड। इनको बोलते हैं मैग्नीट्यूड्स, इनको बोलते हैं मैग्नीट्यूड्स ना, कि वो दर्शाते हैं कि वो कितना, जो फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी है, कितनी हाई हो रही है इस समय ना। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है अगर नहीं पता तो देखिए, हमारे आसपास के फिजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए हमने बहुत सारे पैरामीटर्स बनाए है ना, फिजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए। फिजिकल वर्ल्ड क्या, मेरे आसपास जो भी है सब सारा मेरा फिजिकल वर्ल्ड है ना। मैंने बोला कि आसपास की चीजों को समझने के लिए मैंने उनका क्या बनाया बोलो? उनसे रिलेटेड मैंने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज बनाई। जैसे कि मैंने मास बनाया। अब मास क्या बताता है? अरे आसपास के फिजिकल वर्ल्ड का अंदाजा देता है वजन का ना, चेयर कितनी भारी होगी, आप कितने भारी होंगे भैया, ये कंक्रीट कितना भारी होगा, तो मास इसका आइडिया दे रहा है ना। होता है कि नहीं होता? टेम्परेचर भी इस फिजिकल वर्ल्ड को समझने में कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर गर्मी है, वहां पर थोड़ी ठंडक है। डेंसिटी भी आपको बता रही है ना, डेंसिटी भी फिजिकल वर्ल्ड को समझा रही है। नहीं यार बस में लेंथ फिजिकल वर्ल्ड को समझा रहा है, कोई लेंथ है किसी चीज की, बड़ी है छोटी है। तो बेसिकली जो भी मैंने बोल रहा हूँ ना, फिजिकल क्वांटिटीज, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, कि यहाँ का प्रेशर इतना है भाई, फिजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए तो बनाया ना। सो इन सबको क्या बोलते हैं बोलो? फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? प्रेशर, मास, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सब बोलो क्या है बोलो? फिजिकल क्वांटिटीज। दीज क्वांटिटीज आर यूज्ड टू अंडरस्टूड द फिजिकल वर्ल्ड ना, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया बोलो? फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज मैंने बोला दो तरह की हैं बोलो, एक स्केलर और एक बोलो क्या? वेक्टर, है ना। अब स्केलर बोलो, मैंने क्या बोला? ऐसी कोई भी क्वांटिटीज जो सिर्फ और सिर्फ किसकी, मतलब किससे कंप्लीटली एक्सप्रेस हो जाती है बोलो? मैग्नीट्यूड से, उनको बोलो हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज, है ना। जस्ट लाइक मास, जस्ट लाइक टेम्परेचर। चलो टाइम की बात कर लेते हैं, टाइम की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं हम 20 मिनट से पढ़ रहे हैं, तो मैंने बोला 20 मिनट। आपको डायरेक्शन होगा इसका? ये मान लो किसी ने आपसे टाइम पूछा कितना टाइम हो गया, तो आपने बोला भाई 9:08 हो चुके हैं, 9:08 हो चुके हैं। क्या इसका कोई डायरेक्शन है क्या? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कोई डायरेक्शन है क्या इसका? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है। जब चीजों का सिर्फ और सिर्फ बोलो क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, तो सारी क्वांटिटीज बोलो क्या मानी जाती हैं? स्केलर मानी जाती है ना। सो बहुत सारी आप पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, इस पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर, जब आप 11th 12th पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं बस। तो इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और बच्चों
ऐसी कुछ चीजें जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ बोलो क्या होता है डायरेक्शन भी। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग आजकल वेदर फोरकास्टिंग पता नहीं देख रहे हैं कि देख रहे, लेकिन जनरली गर्मी हो रही है तो लोग देख ही लेते जनरली। सो मैं जरूर देख लेता हूँ रोज। सो उसमें दिखता है तो काफी सारी चीजें वो बताता है। आप लोगों को बोलते हैं इतना टेम्परेचर है, इतना इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, चलो ह्यूमिडिटी छोड़ दो, इतना विंड स्पीड है बेसिकली। और अब वो विंड स्पीड जब बताता है ना, तो विंड की जब इसने स्पीड बताई या विंड वेलोसिटी जब उसने बताई, तो उसने बोला कि भैया 15 किलोमीटर, आजकल तो 30 के हिसाब से चल रही होंगी लगभग, 30 किलोमीटर प्रति घंटा टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स, ये बता रहा है वो, है ना, कि विंड्स जो चल रही हैं वो कितनी चल रही हैं, 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट। अरे विंड्स का बहुत बड़ा रोल होता है गर्मी में, पता है तुम लोगों को? गर्मी और सर्दियों में गर्मी कितनी तुम्हें लगने वाली है बेसिकली वो विंड्स की डायरेक्शंस के हिसाब से, विंड्स किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उसके हिसाब से गर्मी सर्दी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम लोग जनरली उनको देखते कंसिडर नहीं करते हैं, बट विंड्स का अपना एक बहुत बड़ा रोल है भैया, है ना, क्योंकि हमारी जो, पता है आप लोगों को, हमारी जो अर्थ का रोटेशन है उसके हिसाब से भी बहुत सारे फैक्टर्स हमें हीट पैदा करने में काम आते हैं। छोड़ दीजिए उस चीज, अभी उस पर नहीं जाएंगे तो ये टॉपिक छूट जाएगा। सो मैंने बोला विंड वेलोसिटी बोलो क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट। अब इसमें और उसमें क्या फर्क लगा, इसमें मैग्नीट्यूड भी डाला और बोलो साथ में क्या डाली, डायरेक्शन भी डाली। जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता दिया जाए, या जरूरत भी है दोनों ही बताने की, तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी को बोलो क्या बोलेंगे, दैट्स अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। बोलो कैसी है, बोलो वेक्टर। अब जैसे कि मान लो मैंने तुमसे एक बात बोली कि भाई आयुष इस चेयर पे फोर्स लगा दो 10 न्यूटन का। अब आयुष आता है 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है, लेकिन सोचता है कि सर किस तरफ लगाऊं। आप क्या चाह रहे हैं, इस तरफ खींच दूं या उस तरफ को खिसका दूं, इस तरफ खिसका दूं, ऊपर की तरफ 10 न्यूटन लगा दूं, नीचे की तरफ 10 न्यूटन लगा दूं। मैंने बात पूरी बोली नहीं, मैंने बोला फोर्स लगाओ सिर्फ 10 न्यूटन। तो थोड़ा इनकम्प्लीट सेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा, लेकिन मैं बोलूं इस चेयर का वजन 2 किलो है, इन चेयर्स का वजन 2 किलो है, तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंस है कि नहीं? फोकस करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं बोल रहा हूं इस चेयर का वजन 2 किलो है, बोलो कंप्लीट सेंस है कि नहीं? इस चेयर का जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी इतनी है भाई, कंप्लीट सेंस है कि नहीं? बट मैं बोलूं इस चेयर पे फोर्स लगाओ 10 न्यूटन का, वो कंप्लीट नहीं है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके अंदर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ेगी। 10 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, ऐसे करके मैंने बताया। अब मैंने मैग्नीट्यूड के साथ बोलो क्या जोड़ दिया, बोलो डायरेक्शन भी जोड़ दिया, तो बोलो क्या बन जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी। अरे नहीं आया समझ में, है ना। मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मान लो कि ये मेरा ए पॉइंट है और ये मान लो बी पॉइंट है, तो आपको पता है ए से लेके बीच में ए से बी तक जाने के रास्ते बहुत सारे हैं, ऐसे भी जा सकता हूं, ऐसे भी जा सकता हूं, ऐसे भी जा सकता हूं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वाला रास्ता सिर्फ ये वाला होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। क्या होता है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स ना। मुझे अगर यहां से अपने रामा विहार का स्टैंड का डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो वैसे तो मैं जाऊंगा तो उस तरीके से नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा मैं जाऊंगा तो कैसे, मैं सेंटर से बाहर निकलूंगा फिर सीधी रोड पकड़ूंगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो मुझे पता है कैसे कनेक्ट करेगा, यहां से मैं सीधा इसमें तो एक पॉइंट यहां बनाऊंगा और एक बनाऊंगा रामा विहार के स्टैंड का पॉइंट, और सीधी एक स्ट्रेट लाइन जोड़ दूंगा, चाहे बीच में कोई घर आ रहा है कुछ भी आ रहा हो ना, एक स्ट्रेट लाइन जोड़ दूंगा। इसको बोलो क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। अब मेरे और स्टैंड के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है वो कौन सा, बोलो ये वाला है। अरे सबसे छोटा पाथ तो ये वाला है ना बच्चों, अरे नहीं यार बात समझे, ये जो बाहर निकल के यूं जाना है तो लंबा हो जाएगा, बट ये वाला बोलो क्या है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है ना। तो ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है कि नहीं होता, कि बताना पड़ता है इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। समझ नहीं आया जिन बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ चैप्टर उनको पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क, कोई दिक्कत नहीं। आपको बोल दिया किसी ने कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो मान लीजिए कि 200 मीटर है, 200 मीटर है टुवर्ड्स वेस्ट या टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये भी बोलो जिन जिन में मैग्नीट्यूड के साथ बोलो क्या आ जाती है, डायरेक्शन आ जाती है, उन सभी क्वांटिटीज को बोलो हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। और जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको बोलो क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, देखो मैं बहुत बेसिक ब्रीफ पे भी बेसिक चीजों पे ही काम कर रहा हूं, मैंने अभी तक चैप्टर में कुछ बहुत दमदार शुरू ही नहीं करा है। तो ये जिन बच्चों ने पहले से काइनेमेटिक्स पढ़ा वो जानते हैं कि ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बोला है कि नहीं, अब नया शुरू होने वाला है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था उनको तो भैया उनको आना जरूरी है भाई, क्योंकि ये बच्चे पहले से पढ़े हुए भाई ये चीज। तो आप लोग मुझे फटाफट से बताएं भाई, जिन बच्चों ने, जो बच्चे बाद में ज्वाइन करें काइनेमेटिक्स में बीच में ज्वाइन करें। सो मोशन 1 डायमेंशन आपको क्लियर है, ओनली वन ऑफ द कोऑर्डिनेट चेंजिंग 1 डायमेंशन मोशन। 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे 2 डायमेंशन, 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे बोलो 3 डायमेंशन ना। और नाम भी ये मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, प्लेन मोशन इन स्पेस। और उसके बाद मैंने तुम लोगों को कहा कि फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह की, बोलो क्या, स्केलर और वेक्टर। तो हम बोल देते हैं द क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटी which only have magnitude is called scalar quantity। और ये वाला बोलो क्या है,
अच्छा गूगल मैप से कहीं जा रहे हो, वो आपको वेक्टर क्वांटिटी की तरह चीज एक्सप्रेस करता है या स्केलर की तरह? वेक्टर की तरह ना, वो आपको दूरी भी बताता है, गुड़गांव की दूरी कितनी है, और आपको डायरेक्शन भी बताता है स्पेसिफिकली ऐसे से जाना है ना। सो वो डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड दोनों चीजें बता रहा है, तो वो लोग कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, वेक्टर तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है। नहीं यार बात समझे, आप मुझे फीस दे रहे हैं है ना, तो वो पैसे जो आप मुझे दे रहे हैं वो बेसिकली वेक्टर है या स्केलर तरीके से काम कर रहा है? स्केलर है ना, कोई डायरेक्शन नहीं है इसका, बेसिकली आप सीधा स्केलर वैल्यू बोलते हैं, भैया इतने रुपए फीस है दे दी भैया, जो भी आप पैसे दे रहे हैं बेसिकली स्केलर तरीके से काम करेगा। क्लियर है? सो आप किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हैं, जहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड पड़ता है, डायरेक्शन की नीड ही नहीं होती, वो सब बोलो क्या होती है, स्केलर्स होती है। और जहां पर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ साथ बोलो क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, तो वो क्या हो जाती है बोलो, वेक्टर्स हो जाती है। तो दोस क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड as well as direction are called। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि बच्चों ये वेक्टर कितनी क्लासेस चलने वाला है, लगभग 3 से 4 क्लासेस, कम से कम 3 से 4 क्लासेस, तो मतलब टॉपिक में बहुत कुछ है। सो डिटेल स्टडी तो करनी ही है, तभी तो बेसिक बेसिक बात बताइए आप लोगों को। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा कहेंगे सर स्केलर क्यों नहीं पढ़ना? अरे यार स्केलर में ज्यादा कुछ है ही नहीं, स्केलर बचपन से आप तो पढ़ते आ रहे हो। क्या तुम लोगों ने मास, टेम्परेचर, टाइम ये सब पहले से नहीं पढ़ा हुआ? बस अब डायरेक्शन जब जुड़ जाता है ना, थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो अब उनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सो स्केलर्स को ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन किसको डिस्कस करना है अब, वेक्टर्स को, ठीक है। चलिए अब शुरू हो जाता है चैप्टर यहां से असली, ठीक है। अब यहां से असली है, पीछे तक तो मैं नकली मानता हूं, अब शुरू होता है असली चैप्टर, ठीक है। अब डिटेल में हम पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। चलिए भाई अब देखिए क्या हुआ बच्चों, हमें पता लग गया कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड एनी वेक्टर क्वांटिटी हैज सम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सम डायरेक्शन। तो हमने सोचा यार इनको रिप्रेजेंट करने के लिए ना कुछ तरीका बनाना चाहिए, है ना, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ तरीका बनाना चाहिए। तो हमने क्या बनाया बच्चों तरीका, क्या तरीका बनाया को बताएगा? जैसे कि मान लीजिए मैंने फोर्स बोला, अब मैंने बोला फोर्स है 10 न्यूटन टुवर्ड्स 10 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, मैंने ऐसे बोल दिया बच्चों, ठीक है ना। सो मैंने बोला मैग्नीट्यूड भी बोला और मैंने डायरेक्शन भी बोला। फोकस करिएगा बच्चों, मैंने इसका मैग्नीट्यूड भी बताया और मैंने बच्चों इसकी क्या बताई, डायरेक्शन भी। फोकस करिएगा, मैग्नीट्यूड भी बता रहा हूं मैं, डायरेक्शन भी बता रहा हूं बच्चों। और मैं क्या कहूंगा कि दीज वेक्टर क्वांटिटीज आर बेस्ट एक्सप्रेस्ड बाय एरोज। इनको सबसे बेस्ट किससे एक्सप्रेस किया गया बोलो, एरो से। जैसे ये एरो की तरह काम कर रहा है, तो एरो से ना सबसे बेस्ट रिप्रेजेंट किया गया वेक्टर्स को। क्यों? क्योंकि हमारे ना एरो जो होते हैं ना वो दोनों पर्पस सॉल्व करते हैं। दोनों पर्पस कौन से? मैग्नीट्यूड का पर्पस भी और बोलो किसका, डायरेक्शन का पर्पस भी। दोबारा सुनिएगा मैंने क्या बोला, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको हमने रिप्रेजेंट करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया, एरोज का। क्योंकि एरोज मेरे पर्पस को कैसे सॉल्व कर रहा है, देखो भाई एरो दो चीजें कर देता है। एक तो एरो जिस तरह पॉइंट कर रहा हो, जैसे पेन जिस तरह पॉइंट कर रहा है वो तो बोलो क्या हो जाएगी, डायरेक्शन। और एरो की लेंथ किसका काम कर देगी बोलो, मैग्नीट्यूड का। किसका कर देगी बोलो, समझे नहीं? जैसे कि किसी ने बोला 5 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, समझो 5 न्यूटन टुवर्ड्स, मैं आपको बता देता हूं कि ऑन पेपर आप लोगों को पता होगा ये ईस्ट है ये वेस्ट है, ऊपर वाला नॉर्थ है और नीचे वाला, कभी भूल जाओ तो भारत के नक्शे में देख लीजिएगा, आप नॉर्थ में है बेसिकली, ठीक है, नीचे साउथ होता है, ठीक है, और इस तरफ ईस्ट के लोग हैं, इस तरफ बोलो क्या है, वेस्ट है ना। सो आप लोग इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हो। तो मैंने बोला 10 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं कि एरोज हमारा बेस्ट काम करते हैं, जरा बताओगे क्यों? क्योंकि एरो एक तरफ पॉइंट कर रहा होता है, तो वो किसका काम कर देगा बोलो, डायरेक्शन का। सो दिस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ये हमारे को फिजिकल क्वांटिटी की बोलो क्या बना देगा बोलो, डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर लिख लो सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, इसका जो लेंथ है ना, सो मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ द एरो इंडिकेट्स the magnitude, indicates the magnitude of vector quantity। कहने का मतलब क्या है, समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला these vector quantities are best represented by arrows, सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन इनके लिए सोचा गया ना, तो वो एरोज निकल गया। क्या निकल गया बोलो, एरो। क्योंकि एरोज दोनों पर्पस सॉल्व कर जाएगा, उसकी लेंथ के जरिए मैग्नीट्यूड का अंदाजा लग जाएगा और पॉइंट जिस तक कर रहा होगा उसके जरिए किसका लग जाएगा अंदाजा बोलो, डायरेक्शन का। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मान लीजिए कि बोला 10 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, 10 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, और फिर मैंने आप लोगों को बोला 20 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, ओके, और फिर मैंने आप लोगों को बोला 10 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट। तो देखिए मैंने ना इन सबको, इतना सारा जो मैंने लिखा ना, इसको मैं एक सिंपल एरो से प्रेजेंट कर सकता हूं।
नॉर्थ कहाँ की तरफ होता है बोलो, नॉर्थ कहाँ की तरफ होता है, ऊपर की तरफ, और 10 न्यूटन बोला। तो मैंने मान लीजिए मैंने एक एरो बनाया और मैंने लिख दिया कि जो ये एरो है ना, इसके ऊपर मैंने लिख दिया कि दिस इज द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स ऑफ, और ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है बोलो, नॉर्थ की तरफ। मेरा पूरा काम हो गया। मैंने बोला कि ये जो बेसिकली एरो है ना, ये इंडिकेट किस चीज को कर रहा है कि कोई चीज कहां लग रही है, नॉर्थ में। कहां लग रही है बोलो, क्योंकि एरो ने एक पॉइंट करा ना कि भाई ऊपर की तरफ, तो कोई चीज कहां लग रही है बोलो, नॉर्थ में। और लिख दिया कि कोई चीज क्या है, ये कोई चीज क्या है, फोर्स है, क्या है बोलो, और जो इसका लेंथ है वो कितने यूनिट्स को इंडिकेट कर रहा है बोलो, 10 यूनिट्स को। किसको बोलो। अब लेकिन जब मुझे 20 न्यूटन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसी के रिस्पेक्ट में जब ये बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा बच्चों की 20 न्यूटन थोड़ा सा बोलो क्या होगा, बड़ा होगा, इससे दुगना लंबा होगा, इससे, है ना। तो इसको भी बोल दूंगा फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। आप थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करें, जितना ये लंबा है उससे दुगना लंबा ये है। तो मैंने बोला कि जो वेक्टर की लेंथ बड़ी होगी तो उसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी बोलो क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब 20 न्यूटन के लिए मैं बड़ा एरो बनाऊंगा, 10 न्यूटन के लिए बोलो छोटा एरो बनाऊंगा, और मैं लिख दूंगा दोनों ही फोर्स है। मैं अगर बोलूं ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो आपको समझना है कि जितना बड़ा लेंथ है, इसका मतलब अगर लेंथ ज्यादा है, बड़ी है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी बोलो क्या होगा, ज्यादा होगा। सो मैंने बोला ना, मेरी जो एरोज है ना वो दोनों पर्पस सॉल्व कर रहे हैं। लेंथ के जरिए मैग्नीट्यूड का आइडिया लग रहा है और डायरेक्शन के जरिए डायरेक्शन अलग ही रहे, तो बोलेंगे दोनों ही नॉर्थ में, दोनों ही। लेकिन ये कम है और वाला फोर्स बोलो क्या है, ज्यादा है, और कहीं ना कहीं दुगना लंबा है, तो इसका मतलब उसका फोर्स भी दुगना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ऋषि, नहीं है बात समझे। और अगर मुझे बोला 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, 10 न्यूटन टुवर्ड्स, तो मैं क्या करूंगा बोलो, यही वाला 10 न्यूटन का लेंथ बनाऊंगा, इतना ही लेंथ बनाऊंगा जितना उसका लेंथ है उतना ही बनाऊंगा, लेकिन ईस्ट की तरफ कर दूंगा। किसकी तरफ बोलो, ईस्ट की तरफ। तो मुझे समझ में आया कि यार एरो तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एरो की लेंथ के जरिए मुझे मैग्नीट्यूड का आइडिया लग रहा है, क्वांटिटी का, फिजिकल जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके मैग्नीट्यूड का आइडिया किससे लग रहा है बोलो, लेंथ से। और जिस तरह वो एरो पॉइंट कर रहा है उससे बोलो किसका अंदाजा लग रहा है बोलो, डायरेक्शन का। सो एरोज बढ़िया काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपके अकॉर्डिंग बढ़िया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अरे नहीं आ रहा समझ में यार, है ना, क्योंकि एरोज दोनों पर्पस सॉल्व करते हैं, डायरेक्शन वाला भी पर्पस और बोलो क्या मैग्नीट्यूड वाले भी। और वेक्टर क्वांटिटी के बाद दो ही चीजें होती है, एक बोलो क्या डायरेक्शन और एक बोलो क्या मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का पर्पस सॉल्व होता है उसकी लेंथ के जरिए, है ना। अब आपके जरिए जरूर जोड़ने 10 हो, अरे 10 का मतलब कुछ नहीं होता बच्चों, अपने हिसाब से मैंने स्केलिंग मान ली कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे मान ली मैंने स्केलिंग। तो अगर ये 10 है तो ऐसे ये वाला लेंथ बोलो कितना होगा 20, ये वाला लेंथ कितना होगा बोलो 10। तो स्केलिंग में अपने हिसाब से मान सकते हो कि मैं इतनी चीज को 10 बोल रहा हूं, तो इससे बड़ी वाली को 10 से ज्यादा ही होगा बेसिकली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे नहीं आ रहा समझ में ये वाली चीज, पक्का रियान नहीं है बात समझ में वाली, रियान क्लियर है। सो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, जल्दी से इसको लिख लीजिए, ये वाली चीज को लिखना है तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं आगे। सो मैं बोलूंगा आज देखो बेसिकली पहली क्लास जो होती है ना उसमें बहुत बेसिक पार्ट्स पे डिस्कशन होता है, ठीक है। उसके बाद हम चीजों पे आते हैं, रूल्स पे आते हैं, टॉपिक्स पे आते हैं। करने को टॉपिक हम पहली क्लास से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो चीजें ही ना पता हो बिल्कुल, जो छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, फिर वो दिक्कत करती है, बच्चों को टॉपिक समझ में नहीं आता अच्छे से। सो मैंने यहाँ पर क्या बोला, वेक्टर क्वांटिटीज आर बेस्ट एक्सप्रेस्ड बाय एरोज। ये किससे एक्सप्रेस होते हैं बोलो, एरोज से। और लिखने की जरूरत नहीं है दे सॉल्व द पर्पस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेरी वेल। हम बोल सकते हैं बस सीधा दिख रहा है कि एरोज के जरिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का पर्पस हमारा क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। नहीं आया समझ में, है ना, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं, समझ में आ गया यहां तक, बिल्कुल बेसिक पार्ट चल रहा है यार, पहले बेसिक पार्ट खत्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए हाँ बोलो, क्या चीज, पहले फोर्स, हाँ हाँ, तो वो ऐसे करके पहले ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे, फिर रिजल्टेंट ऐसे बन जाएगा, बनाएंगे भी इस चीज को, अभी वही चीज होने वाली है। चलिए अब बात ये है कि सर हमने ना बचपन में स्केलर क्वांटिटीज पढ़ी और उनपे बहुत सारा काम भी किया, जैसे मासेज है। अब मासेज मान लीजिए किसी चीज का 5 kg है, 5 किलो चीनी है, और फिर 3 किलो चीनी और ले लिया आप लोगों ने, तो कितना हो जाएगा बोलो, 8 kg। लेकिन ये कहते हैं कि जैसा आप लोग रूल्स ऑफ अलजेब्रा फॉलो करते हैं किसके अंदर बोलो, स्केलर चीजों में, स्केलर चीजों में आपने रूल्स ऑफ अलजेब्रा फॉलो किया। अभी रूल्स ऑफ अलजेब्रा क्या है, अरे मैथमेटिक्स में जैसे जोड़ घटा होता है, बिल्कुल वही चीज है ना, बाद में नोट करना, मुझे समझो। यहाँ पर मैंने बोला जैसे मैथमेटिक्स के अंदर जोड़ घटा होता है कि 5 किलो चीनी जमा 3 किलो बोलो कितना हो जाएगा, 8 किलो। और 5 में से 3 किलो चीनी निकल जाएगी तो बोलो कितना हो जाएगा, 2 किलो। ऐसे कुछ होगा। इसके अलावा 5 और 3 का चीनी के केस में कोई कॉम्बिनेशन बताओ मुझे कि 5 और 3 अगर आप बात कर रहे हैं तो चीनी में इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। अरे या तो 5 किलो चीनी और 3 किलो चीनी मिलके बोलो कितना होएगी, 8 kg होएगी, या घट के बोलो कितना होएगी, 2 kg। या मान लो मैं बोल रहा हूं मिल ही रही है, 5 और 3 मिलके हमेशा कितना बना सकता है बोलो, 8। 5 और 3 मिलके कुछ और पॉसिबिलिटी बन सकती है चीनी के साथ, नहीं सर। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि वेक्टर क्वांटिटीज ऐसे ऐड होती ही नहीं है। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसे ऐड, समझते हैं इस बात को, बोर्ड पे सुनना। यहां पर मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखने वाला हूं, दैट वेक्टर क्वांटिटीज
डज नॉट फॉलो, मैंने लिखा वेक्टर क्वांटिटीज डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ एल्जेब्रा जस्ट लाइक स्केलर क्वांटिटीज। ये बिल्कुल भी स्केलर क्वांटिटीज की तरह किसके रूल्स को फॉलो नहीं करती, एल्जेब्रिक रूल्स को फॉलो नहीं करती। मतलब कि दो चीजों को जोड़ रहे हैं तो हर बार जुड़ेगा। 5 और 3 केजी हमेशा बोलो कितना होगा, 8 केजी। अरे होगा कि नहीं होगा, ऐसा पक्का मानते हो कि नहीं मानते, या कुछ और लग रहा है? मैं आपको लेकिन दिखाता हूं वेक्टर में कुछ और ही सीन है ना। तो यहां पर समझेंगे वेक्टर क्वांटिटीज डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ एल्जेब्रा जस्ट लाइक द स्केलर क्वांटिटी, दे हैव सम स्पेशल रूल्स फॉर देयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फॉर देयर एडिशन बोल सकते हो। अब जरा बोर्ड पे समझने की कोशिश करना बच्चों। मैंने आप लोगों से एक बात बोली, लिखना बंद करिए, अब बहुत क्रूशियल चीज शुरू हो गई है। 5 केजी और 3 केजी मिलकर हमेशा कितना बनेगा, बोलो 8 केजी। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं, मान लीजिए कि आपके पास 5 न्यूटन का एक फोर्स है और 3 न्यूटन का भी एक फोर्स है ना। एक चेयर पे 5 न्यूटन भी लगा और 3 न्यूटन भी लगा, या मान लेते हैं 4 न्यूटन। थोड़ा वैल्यूज में ऐसी ले लेता हूं जिससे ना आंसर थोड़े बढ़िया है। 4 केजी और 3 केजी मिलकर हमेशा बोलो कितना बनेगा, 7 केजी बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि नहीं, है ना। और मैं आपसे कह रहा हूं कि लेकिन ये फोर्स को लेके बात करिए जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर क्या होने वाला है, मैं यहां पर ध्यान दो कि 4 न्यूटन का फोर्स और 3 न्यूटन का फोर्स मिलके क्या क्या हो सकता है बच्चों। अगर 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और 3 न्यूटन का फोर्स भी लग जाए इसी डायरेक्शन में, देखो मैंने आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने 4 न्यूटन का जो एरो है वो बड़ा बनाया, 3 न्यूटन का बोलो क्या बनाया, छोटा। लेकिन डायरेक्शन दोनों की मैंने सेम बनाई, तो मुझे कितना इजीली आइडिया लग गया कि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, लेकिन एक थोड़ा ज्यादा है और एक थोड़ा कम, और मैंने लिख दिया एक 4 न्यूटन का और एक बोलो क्या 3 न्यूटन का। तो आप मुझे बताइएगा किसी ऑब्जेक्ट पे अगर 4 न्यूटन और 3 न्यूटन ऐसे लग जाएं तो कितना फोर्स बन जाएगा, 7 न्यूटन। फोकस करिएगा मैंने क्या बोला, 4 और 3 यहां पर भी 7 हो रहा है। सर क्या फर्क है फिर, 4 और 3 वहां पर भी 7 होते, 4 और 3 यहां पर भी 7 हो रहा है। समझे बच्चों इस बात को? तो मैंने बोला कि नेट रिजल्टेंट कितने का बन गया, नेट रिजल्टेंट बोलो कितने का बन गया, 7 न्यूटन का। फोकस करेंगे 7 न्यूटन का। लेकिन अगर बच्चों किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स है अगर वो ऐसे लग जाए, जैसे कि मैं आपको ना यहां पर बना देता हूं यार ऐसे करके, मान लो ये ऑब्जेक्ट है और मैंने बोला कि इसके ऊपर 4 न्यूटन तो लगा ऐसे और 3 न्यूटन लगा ऐसे। फोकस करना, 4 न्यूटन ऐसे और 3 न्यूटन ऐसे। तो मुझे बताओ जरा रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, सामने की तरफ। बोलो कितना आएगा, 7 न्यूटन। इज देयर एनी प्रॉब्लम, समझ नहीं आ रहा? और मैंने बोला कि अगर यही 4 ऐसे लग जाए और 3 सामने से लग जाए, फोकस करना भाई, अब जरा फोकस करना क्योंकि यहां पर अब इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो चुकी है। सो मैंने बोला बच्चों 4 न्यूटन तो लग जाए ऐसे और 3 न्यूटन लग जाए ऐसे। चलो 4 और 3 एक ही जगह पे लग रहे हैं, 4 और 3 यहां पे भी एक जगह पे थे, 4 और 3 यहां पर भी एक जगह पे। पहले कितना समता बोलो, 7। यहां पर 4 और 3 मिलकर कितना बनने वाला है, एक बच्चा यहां से 4 न्यूटन लगा रहा है, एक बच्चा वहां से 3 न्यूटन लगा रहा है, कितना बनेगा बोलो, 1। क्या दो ही चीजें, देखो 4 और 3 दोनों एक ही बॉडी पे काम कर रहे हैं। 4 और 3 मिलकर यहां पर सम 7 भी हो रहा है, 4 और 3 मिलकर सम यहां पर 1 भी हो रहा है। और मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा 4 और 3 मिलकर यहां 5 भी हो सकता है, 4 और 3 मिलकर यहां पर 6 भी हो सकता है। तो भैया रूल्स ऑफ अलजेब्रा तो काम ही नहीं कर रहा। छोटी क्लास के बच्चों को बोलो 4 और 3 मिला के मैं तो भैया 5 लिख रहा हूं, 4 और 3 मिला के मैं तो 1 लिख रहा हूं। तो ये बड़ा अटपटा सा लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो ये रूल्स ऑफ अलजेब्रा फॉलो नहीं करते। यहां पर कुछ रूल्स जो होते हैं वो स्पेशल रूल्स होते हैं जो आपको सिखाए जाएंगे। लेकिन आप लॉजिकल आंसर करें मुझे, 4 और 3 अगर सेम डायरेक्शन में लग जाए तो जुड़ के बोलो कितना हो जाएगा, 7। फोकस करो, क्या लॉजिकली नहीं लग रहा आप लोगों को 7 हो जाएगा? पक्का? खुशी नहीं आ रही बात समझ में? 4 और 3 अगर सेम डायरेक्शन में लगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 7। मैंने बोला 4 और 3 अगर अपोजिट डायरेक्शन से लग जाए तो नेट फोर्स कितना बनेगा जरा बताओ। एक बच्चा यहां 4 लगा रहा है, एक बच्चा वहां 3 लगा रहा है, बोलो नेट कितना बनेगा, बोलो 1 न्यूटन। तो नेट कितना बनेगा, 1 न्यूटन। तो छोटा कर देता हूं मैं एरो, थोड़ा एरो छोटा कर देता हूं, ठीक है ना। और 7 का मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, 4 और 3 मिल जाएगा, सो एरो बड़ा हो जाएगा 7 न्यूटन का। कुछ समझ में आया कि 4 और 3 मिलके यहाँ 7 भी हो सकता है, 4 और 3 मिलके यहाँ पर 1 भी हो सकता है। और मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ बस मैं चीज को। अब बच्चों अगर आपका 4 न्यूटन लग जाए ऐसे और 3 न्यूटन लग जाए ऐसे, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे किसी चीज पे किसी ने फोर्स लगाया ऐसे और किसी ने फोर्स लगाया ऐसे, कैसा ऐसा कहां होता है, ऐसा कहां होता है? तो मैं आपको दिखा देता हूं। आपने जब पैराशूट से उड़ते हुए देखा हो तो पैराशूट्स में क्या चीज होती है ना, पैराशूट हमें जो थ्रस्ट लगाता है ऊपर की तरफ, थ्रस्ट कहां लगाता है बोलो? अब फोकस करना, अब तुम्हारे रियलिस्टिक चीजें समझेंगे वेक्टर्स में हम। तो पैराशूट फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ ना, थ्रस्ट लगाता है ऊपर की तरफ। लेकिन मान लीजिए कि वहीं पर हवाएं भी चल रही हैं, क्या चल रही है बोलो? हवाएं। अब हवाएं चल रही हैं इस तरफ को, हवाएं चल रही हैं इस तरफ को, तो मुझे बताना जरा, अगर हवाएं चल रही हैं इस तरफ को तो एक फोर्स उसके ऊपर ऐसे भी लग रहा है, तो एक ही जगह पर फोर्स इधर भी लग रहा है और एक ही ऑब्जेक्ट पे फोर्स इधर लग रहा है हवा की वजह से, और खुद का थ्रस्ट बोलो कहां की तरफ, ऊपर की तरफ।
अगर सोचिए हवा ही ना चल रही है, बिल्कुल स्टिल है, बिल्कुल अभी तक कोई विंड्स नहीं चल रही है, तो ये पैराशूट कहां की तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ। अगर सोचो कि ये बेसिकली ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, बेसिकली ऊपर की तरफ इसका कोई थ्रस्ट ही नहीं है और सिर्फ ये वाली चीज एक्ट करे तो पैराशूट इस तरफ चलने लगे, इस तरफ मूवमेंट करने लगेगा। लेकिन आपको पता है कि विंड्स तो हमेशा चलेंगी ही चलेंगी, हवा कुछ ना कुछ किसी ना किसी डायरेक्शन में चल रही होगी, तो हवा मान लो ऐसे चल रही है और ये जा रहा है ऊपर। आप मुझे पैराशूट का मूवमेंट बताइए कहां पर जाएगा? पैराशूट का मूवमेंट बताओ कहां जाएगा? कहां जाएगा? किस तरीके से जाएगा? तो कुछ ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? पैराशूट हमेशा ऐसे ही मूवमेंट करते हैं, तुम्हें पता है? पैराशूट कभी भी बिल्कुल सीधा नहीं जाता ना, बिल्कुल ऐसे जाता। कहां जाएगा? बीच में। और मैं मजे की बात आपको बता देता हूं बच्चों, ठीक है ना, वो वाली बात भी मैं आपको बताता हूं पहले, लेकिन समझिए कि इसका मोशन किस तरफ होने वाला है। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, तो ये कुछ ऐसे जाने वाला है। अब ये ऐसे क्यों जा रहा है, कोई बताएगा? ऐसा इसलिए जा रहा है सर, इसके ऊपर फोर्स इधर भी लग रहा है और इस तरफ भी लग रहा है, तो यहां पर जो फोर्स का एडिशन होता है ना, वो ऐसे नहीं होता जैसे कि हम अलजेब्रा ऐड करते हैं ना। सो वो सब मैं तुम्हें सिखाऊंगा अभी इस चैप्टर के अंदर, लेकिन पैराशूट का मूवमेंट, नेट रिजल्टेंट जो मूवमेंट होगा वो कुछ ऐसे होने वाला है ना। ये सब मैं ऐड करने वाला हूं, चिंता मत करिए। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए 4 न्यूटन ऐसे लगा, 3 न्यूटन ऐसे लगा, तो मेरा रिजल्ट कहां बनेगा, रिजल्ट कितना बनेगा? तो मैं आपको देखो वो चीज अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, अगले टॉपिक में डिटेल में बताने वाला हूं। होता क्या है ऐसे में कि मान लीजिए 4 न्यूटन लगा ऐसे और 3 न्यूटन लगा ऐसे, तो कहते हैं कि जो रिजल्ट बनता है, रिजल्ट बनता है कुछ ऐसे। फोकस करिएगा, रिजल्ट बनता है कुछ ऐसे, मतलब पैराशूट इस तरफ जाता है। और कितना बनता है? अब लेंथ वाइज सोचो, अगर ये लेंथ 4 है, ये लेंथ बोलो कितनी है? 3 है, तो मुझे बताना ये लेंथ कितनी आएगी? 5। तो आपको मजे की बात बता दूं मैं आपको कि 4 और 3 मिलके 5 भी संभव है। 4 और 3 मिलके कब? जब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे हो। कैसे लग रहे हो बोलो? अगर मैं आपको बता देता हूं 4 न्यूटन से हवाएं चल रही हैं, 3 न्यूटन ऊपर की तरफ लगा रहा हो, तो नेट फोर्स जो पैराशूट पे एक्ट करने वाला है, सुन लीजिए, 4 न्यूटन किससे लग रहा है बोलो? हवाओं से। और 3 न्यूटन किससे लग रहा है बोलो? इसके खुद के अपथ्रस्ट से। तो ये जो पैराशूट जाएगा वो कितने से जाएगा बोलो? 5 न्यूटन से। सिखाऊंगा, चिंता मत करिए, 5 आया कैसे भी टेंशन मत लीजिएगा उसकी। बस मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूं कि 4 और 3 मिलके 7 भी हो सकता है, 4 और 3 मिलके 1 भी हो सकता है, 4 और 3 मिलके 5 भी हो सकता है। बोले है कि नहीं? अब बताओ 4 और 3 मिलके कितनी सारी चीजें हो सकती है। मगर 5 के 4 और 3 मिलके 5.5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शंस इन विच द टू फोर्सेस आर एडेड। मैंने बोला कि इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों फोर्सेस जो है वो ऐड किस डायरेक्शन से हो रहे हैं। क्लियर हो नहीं? सेम से हो रहे हैं, जुड़ जाएंगे, साथ हो जाएंगे। अपोजिट से हो रहे हैं, घट जाएंगे, एक हो जाएगा। ऐसे परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हैं, दोनों का मिलकर बोलो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सो ऐसे बहुत तरह के रिजल्ट आ सकते हैं 4 और 3 के मिलके। लेकिन जब 2 चीनी आप ऐड कर रहे हो, 2 मासेस को ऐड कर रहे हो, 4 और 3 मिलके, मैं बोल रहा हूं 4 और 3 मिलके हर बार कितना बनाएगा? 7 बनाएगा। और यहाँ 4 और 3 मिलके 7, 4 और 3 मिलके 1, 4 और 3 मिलके 5, 4 और 3 मिलके 6, कुछ भी हो सकता है भाई। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला? वेक्टर क्वांटिटीज डज नॉट फॉलो द rules of algebra just like the scalar quantities and they have some special rules for their addition. Is this fine? अरे नहीं आ रहा है यार समझ। हाँ बोलो। तो फिर नीचे जाएगा ऊपर के? नहीं तो फिर सरफेस है, तो देखो वो फोर्स फिर आपको वो बैलेंस हो जाएगा और न्यूटन थर्ड लॉ से वो फोर्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। मान लो आप कह रहे हो कि स्वास्थ्य कह रहा है कि सर नीचे की तरफ अगर फोर्स हो जाए, अब नीचे की तरफ फोर्स हो गया तो ग्राउंड उसको बैलेंस कर देगा न्यूटन थर्ड लॉ से, तो वो फोर्स क्या हो जाएगा? नेट शेल 0। क्या आपने बोला सर मैंने लगा दिया नीचे 3 न्यूटन, अरे तो ग्राउंड ने 3 न्यूटन ऊपर लगा दिया, तो ये फोर्स कितना हो गया? नीचे ऊपर कैंसिल कितना? 0। तो सिर्फ तुम्हारा एक ही फोर्स बचा, उसकी वजह से नेट हो जाएगा। कराऊंगा रिजल्टेंट में, चिंता मत करिए, है ना। सो मैं आपसे एक सिंपल सी बात कर रहा हूं। अच्छा पैराशूट ऐसा मूवमेंट क्यों करता है ना, कोई दिक्कत नहीं, वो सब सिखाऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक फोर्स इधर भी लगा और एक फोर्स इधर भी लगा, तो कहीं ना कहीं उसका मोशन कैसा हो गया? ऐसा हो गया। ये भी सिखाऊंगा अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ना, वो कुछ ऐसा मोशन कर लेता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक में यही सिखाने वाला हूं। और आपको पता नहीं आप कितने बच्चे ये पैराग्लाइडिंग वगैरह करके आए? करा हुआ किसी ने? नहीं करा हुआ? करा हुआ अक्षत? तो आपको याद है जब ये करते हैं ना बेसिकली, तो वो एक चीज नोटिस करते हैं, वो हवा की स्पीड चेक करते हैं। हवा की स्पीड चेक करते हैं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हवा की स्पीड ज्यादा हुई ना और ये कम हुआ अपथ्रस्ट, तो कहीं ना कहीं जो इसका मोशन है ना वो इस तरफ थोड़ा ज्यादा होगा, इस तरफ को थोड़ा ज्यादा होगा। पता है तुम लोगों को? अरे अगर ये वाली स्पीड ज्यादा हुई, ये वाली चीज कम हुई, तो कहीं ना कहीं उसका मोशन ऐसा होगा। और अगर ये वाली कम हुई, ये वाली कम हुई और ये वाला बोलो क्या होगा? ज्यादा, तो उसका मोशन थोड़ा सा ऐसा होगा ऊपर की तरफ। तो वो हमेशा प्रेफर करते हैं कि हवा की स्पीड बहुत ज्यादा ना हो, नहीं तो इससे क्या नुकसान हो सकता है बताओ जरा। एक पहाड़ी पे खड़े हैं, वहां से पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, और पैराग्लाइडिंग करते वक्त पता लगा हवा की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो वो क्या होगा? वो ऊपर मूवमेंट करने की बजाय कहां मूवमेंट करेगा? सीधा। हो सकता है एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे पहुंच जाए। अब दूसरी पहाड़ी पे भैया पता तो नहीं है ना क्या चीज है, हर पहाड़ी पे थोड़ा ना वो मूवमेंट अभी लोगों की, है ना। समझ में आ रहा है कि ना? किसी पेड़ में अटक जाए, कुछ हो जाए भाई, है ना। सो कभी भी स्पीड चेक करते हैं। हम एक ही बार गए थे पैराग्लाइडिंग करने, लेकिन उन्होंने हवा की स्पीड को देख के मना कर दिया था, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है, रिस्क है कि अगर हमने बेसिकली पैराग्लाइडिंग करी तो हम किसी और पहाड़ी पे जा सकते हैं।
क्या चीज? हाँ, तो डायरेक्शन चेंज होगा, रिजल्टेंट चेंज होगा, रिजल्टेंट चेंज होगा डेफिनेटली। सो जो अब अगले मैं कुछ देर कराने वाला हूं ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, ये इसी पे रिलेटेड है और रियल लाइफ के मैं बहुत सारे एग्जांपल्स तुमसे डिस्कस करने वाला हूं वेक्टर रिलेटेड, और कुछ वीडियोस, कुछ एनिमेशंस, कुछ विजुअल्स भी हम देखेंगे नेट पे जिसके थ्रू ये वेक्टर साबित होता है ना। चलिए, लेकिन गाइस मुझे एक बात का आप जवाब दीजिए, वो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में फर्क समझ में आ गया? स्केलर में सिर्फ क्या होता है बोलो, मैग्नीट्यूड। वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एंड दे, अब क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है उज्जवल, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसलिए मैं इनको किससे रिप्रेजेंट करता हूं बोलो? एरोज से, क्योंकि एरोज मेरे दोनों पर्पस सॉल्व कर रहे हैं। सीधी बात समझ आ रही है? मैग्नीट्यूड का भी और बोलो किसका बोलो? डायरेक्शन का भी, है ना। और फिर मैंने बस आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि वेक्टर क्वांटिटीज ना स्केलर क्वांटिटीज की तरह ऐड नहीं होती है, और ये बात मैं आपको साबित करके दिखा रहा हूं कि स्केलर्स में 4 और 3 हमेशा मिलकर 7 ही बनना है ना। 4 और 3 में हमेशा मिलकर बोलो कितना बनना है? 7। बट वेक्टर्स में 4 और 3 मिलकर 7 भी बनता है, 4 और 3 मिलकर 1 भी बनता है, 4 और 3 मिलकर 5 भी बनता है, और 4 और 3 मिलकर कुछ और भी बन सकता है। अगर 4 ऐसे लग रहा हो, 3 ऐसे लग रहा हो, तो रिजल्ट कुछ और भी आएगा, और वो 5 से भी अलग आएगा, 7 और 1 इनसे भी अलग आएगा। मतलब 4 और 3 के बहुत सारे रिजल्ट्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो जो 4 और 3 लगे वो किस डायरेक्शन में लगे, किस, अरे नहीं आया समझ में। यहां जो रिजल्टेंट बनता है, जो रिजल्टिंग वैल्यू आती है, वो डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है, बट वहां पर डायरेक्शन डिपेंडेंट कोई डायरेक्शन होती नहीं वहां पर ना। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको जो अब चीज सिखाने वाला हूं ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है आज का, ठीक है। सो मैं आपको सिखाने वाला हूं, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चों, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। वेक्टर एडिशन लिख दिया मैंने, इसका मतलब क्या है बोलो? मैं आपको वेक्टर्स को जोड़ना सिखा रहा हूं कि वेक्टर जुड़ते कैसे बेसिकली ना। 4 और 3 मिलके 7, 4 और 3 मिलके 1, ये सब क्या स्टैंडर्ड तरीका चल रहा है उसको समझाना चाह रहा हूं। सो बोलते हैं दिस लॉ हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट द नेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of the resultant of vectors। मैंने बोला दिस लॉ हेल्प अस टू, ये लॉ बेसिकली हमारी मदद करेगा, हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द नेट मैग्नीट्यूड। नेट मैग्नीट्यूड जैसे 4 और 3 मिलके नेट कितना बनेगा? 7 बनेगा, 1 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा, तो ये मदद करेगा हमारी कितना बनेगा। एंड डायरेक्शन, नेट डायरेक्शन क्या बनेगी, किस डायरेक्शन में जाएगा? 4 ऐसे था, 3 ऐसे था, सेम में जाएगा। 4 ऐसे था, 3 ऐसे था, तो इस तरफ को जाएगा। 4 ऐसे था, 3 ऐसे था, ऐसे जाएगा, तो नेट डायरेक्शन ही बताएगा डायरेक्शन किस तरफ लगेगी, और क्या बताएगा बोलो? मैग्नीट्यूड किस तरफ लगेगा ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दोज वेक्टर्स व्हिच आर एडेड। जो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं उनका जो रिजल्टेंट बनेगा, उस रिजल्टेंट का नेट मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसकी नेट डायरेक्शन क्या होगी। इसको बताने के लिए हमारे पास एक लॉ है जिसको हमने बोला है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको पता लग रहा है टॉपिक क्या करने वाले, समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने जितनी पिछली बातें करी उसके जरिए आपको पता लगना चाहिए करने क्या जा रहा हूं। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, जब मेरे पास कुछ 2 वेक्टर क्वांटिटी जुड़ेंगे तो पक्का उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो 7 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो पहली बात वो कितना होगा ये पता लगेगा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, प्लस वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा ये भी किससे पता लगेगा बोलो? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो जितना मेरे पास अभी टाइम है ना, मैं आपसे मैग्नीट्यूड की चर्चा नहीं कर पाऊंगा, मैं आपसे चर्चा करूंगा बोलो किसकी? डायरेक्शन की। किसकी बोलो? डायरेक्शन की। नेट रिजल्टेंट डायरेक्शन कहां बनेगी? चलिए आप बोर्ड पे देखिए सब बच्चे। मान लीजिए बच्चों एक वेक्टर इस तरफ है, ए वेक्टर, फोकस करिएगा। अभी कोई भी चीज है, इसको फोर्स मान लो चाहे, इसको वेलोसिटी मान लो चाहे, कुछ भी मान लो, मतलब हवाएं इस तरफ चल रही हैं और ये उसका जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को अंदाजा दे रहा है कि मान लो 10 या 20 जो भी है वटएवर ना, तो ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है। और ऐसे ही एक और वेक्टर क्वांटिटी है जो कि इस तरीके से काम कर रही है उसी जगह पर, ठीक है, उसी जगह पर ऐसे काम कर रही है इस तरफ को। या मान लो थोड़ा और सिंपल कर देता हूं मैं इसको, ऐसे मान लेता हूं, चलो ऐसे मान लेता हूं। एक ही जगह पर कोई वेक्टर क्वांटिटी ऐसे भी है और कोई ऐसे भी है, मतलब सेम ऑब्जेक्ट पे ऐसे भी और ऐसे भी। जैसे कहां पर मैंने एग्जांपल लिया ऐसा पैराशूट की केस में, किस केस में बोलो? फोकस करते रहिएगा कि ऐसे भी फोर्स लग रहा है और ऐसे भी लग रहा है। आप इसको कुछ भी मान लीजिए, फोर्स मान लो, वेलोसिटी मान लो कि भैया एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऐसे भी लगा और ऐसे भी लगा, तो रिजल्टेंट किस तरफ जाएगा? मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात करूंगा, किसकी बोलो? डायरेक्शन की। सो फोकस करिएगा बच्चों, आपको क्या करना है, रूल्स क्या कहते हैं? रूल कहते हैं कि आपको पहली बात तो किसी भी वेक्टर की ना डायरेक्शन को नहीं छेड़ना है, जो डायरेक्शन है वैसी रहनी चाहिए, फोकस करिएगा, और मैग्नीट्यूड उतना ही रहना चाहिए। और करना ये है कि एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का क्या जोड़ना है? टेल, ठीक है। फोकस करना है आप लोगों को, हाँ। यहां पर बच्चों लिखो मत,
मैंने क्या बोला, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का क्या जोड़ना है लवीश, टेल। अब हेड क्या होता है, ये हेड होता है और ये बोलो क्या होता है, टेल। रूल कहता है कुछ मत करो, पहले इस वेक्टर को बनाओ। अच्छा वेक्टर ना ध्यान रखना, लेंथ वही रहनी चाहिए, डायरेक्शन वही रहनी चाहिए, अदरवाइज बात चेंज हो जाएगी ना। सो मैंने बोला वही मैंने डायरेक्शन बनाई है, वही मैंने लेंथ बनाई है। सो एक वेक्टर के हेड पे दूसरे का बोलो क्या प्लेस कर दो, टेल। तो इसका टेल प्लेस करो, इसका टेल ये रहा, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने इस ए वेक्टर के हेड पे दूसरे का बोलो क्या प्लेस कर दिया, टेल कर दिया प्लेस। अब आप लोगों को बस क्या बोलना है, क्योंकि लॉ का नाम है ट्रायंगुलर, क्या बोलो, तो कहते हैं कि जो तीसरी साइड इस ट्रायंगल को कंप्लीट करेगी, जो तीसरी साइड इस ट्रायंगल को बोलो क्या करेगी, समझे नहीं, जो तीसरी साइड इस ट्रायंगल को बोलो क्या करेगी, कंप्लीट करेगी, वो जो यहां से देखो भाई, इसके टेल से फाइनल जो दोनों इसका हेड है उस वाले पे, ये बोलो क्या होगी, रिजल्टेंट। क्या होगी बोलो, तो मैं बोलता हूं अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये मेरा कौन सा वेक्टर है बोलो, आर वेक्टर। वेक्टर के ऊपर ऐसे एरो दिखा सकते हैं। सो मैंने बोला अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो बोलो ये क्या है, आर वेक्टर। तो लॉजिकल सेंस बनाओ आप लोग, आप सब बच्चे बताओ, अगर कोई चीज ऐसे भी लगी और कोई चीज ऐसे भी लगी, है ना, मान लो हवाएं ऐसे भी चल रही हैं, मान लो कोई हवा ऐसे भी चल रही है, आपने नीचे से कूलर लगा दिया, वो हवा ऐसे भी कर रहा है, तो हवा किस तरफ को बहेंगे, आप खुद बताओ, हवा किस तरफ को मूवमेंट करेगी, बोलो ऐसे करेगी कि नहीं करेगी। अरे नेट रिजल्टेंट ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ नहीं आ रहा। पैराशूट का एग्जांपल अंदाजा लगा लीजिए कि फोर्स इधर भी लगा, हवाओं का फोर्स इधर भी लगा, और पैराशूट अगर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पैराशूट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो आप लगाइए ना, यहां पर भी फोर्स लग रहा है और यहां पर भी लग रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे का बस क्या रखना है बोलो, टेल। जो तीसरी साइड ट्रायंगल वो कंप्लीट करेगी, वो क्या होगी बोलो, रिजल्टेंट साइड। क्या होगी बोलो, मतलब कि रिजल्टेंट उस तरफ बनेगा, मतलब पैराशूट ऐसे मूवमेंट करेगा। हाँ बोलो, किसके, बिल्कुल रख लो। अच्छा बच्चा कहता है कि सर जरूरी थोड़ा नहीं आप ए की ही हेड पे रखो, आप बी के हेड पे क्यों नहीं रख लेते, कर लो कर लो, आ जाओ। बी के हेड पे, मैंने क्या बोला, बी के हेड पे किसका टेल रख दो बोलो, ए का। तो ए का टेल रखो, रखो ए का टेल, रख दिया, यही तो है ना, अरे यही तो है, बनाओ रिजल्टेंट। अलग डायरेक्शन है क्या, डायरेक्शन बताओ रिजल्टेंट की अलग है क्या, अरे मर्जी है आपकी। एक वेक्टर के हेड पे बस दूसरे का बस क्या टिकाना है, टेल टिकाना है, और उसके बाद जो रिजल्टेंट बनेगा वो ट्रायंगल की साइड से बनेगा, तीसरी साइड से। तीसरी साइड जो आप बनाएंगे वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। किसकी बोलो, मैं मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा हूं, सुन लो मेरी पूरी बात बच्चों। अगर ये 4 है और ये 3 है, तो मैं ये नहीं बता रहा कितना है बच्चों, वैसे तुम्हें पता है ये 4 है 3 है, तो बोलो कितना आएगा 5, पाइथागोरस से। बट हर बार तो नहीं पता लगा पाओगे, सुनो मेरी बात को। मान लो ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर कुछ ऐसे लगा, चलो बताओ, ए वेक्टर कुछ ऐसे लगा और बी वेक्टर कुछ ऐसे लगा, वैसे तो मुझे आइडिया लग जाता है, ए वेक्टर ऐसे लगा और बी वेक्टर थोड़ा सा ऐसे लगा, तो रिजल्ट ऐसे बन जाएगा। अरे नहीं बनेगा, समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को, ए ऐसे लगा और बी ऐसे लगा, तो बोलो ऐसे कुछ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो बताओ कैसे करोगे सब बच्चे, बताओ कैसे करोगे। सो मैं बोलूंगा सर ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा ए, और बी बोलो कैसे करूंगा, बी, ए के हेड पे बी का टेल टिकाऊंगा, ढंग से समझना भाई, पहले कह रहा हूं मैं, ए के हेड पे बी का टेल टिकाऊंगा, तो बोलो क्या करना है, ये रहा बी का टेल। लेकिन बात किस बात, अच्छा किस बात का ध्यान देंगे आप लोग, आप जब बना रहे हो तो डायरेक्शन बी का बिल्कुल वैसा ही रहना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी उतना ही रहना चाहिए। अब बताओ जरा, अब बताओ रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, जो तीसरी साइड होगी। और आप लोग मुझे बताओ लॉजिकली आप लोगों को नहीं लग रहा है कि ऐसे ही जाना चाहिए, अगर कोई चीज ऐसे भी लगी और उसमें ऐसे भी कुछ लग गया, तो रिजल्ट तो ऐसे हो जाएगा ना। नहीं आया समझ में, नहीं आया। अगर कोई चीज ऐसे भी लगी और उसके ऊपर कुछ ऐसे भी लग गया, तो कहीं ना कहीं मुड़ के बोलो रिजल्ट ऐसे बनेगा नहीं बनेगा, तो ए ऐसे था उसके ऊपर ऐसे भी कुछ एक्ट कर गया, तो रिजल्टेंट ऐसे बनेगा। नहीं आया समझ में, पीछे नहीं आया था इसके समझ में, है ना। हाँ बोलो स्वास्तिक। अच्छा वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं स्वास्तिक ने एक बात बोली, मैं भी तो ये बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें क्या सिखा पाऊंगा, डायरेक्शन, क्योंकि हमारा समय कम है, मैग्नीट्यूड वाली बात नहीं कर पाऊंगा। अब जैसे कि बात ये रही, जैसे कि अभी स्वास्तिक ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जैसे मान लो ये 4 है और ये 3 है, तो ये कितना आएगा 5। बात कर रहे हैं आदर्श, 4 है 3 है, तो बोलो ये कितना आ जाएगा 5, क्योंकि पाइथागोरस लग रहा है। लेकिन मुझे बताना अब ये 4 है और ये 3 है, तो क्या ये 5 है, क्या ये 5 है, 4 है 3 है, तो क्या ये 5 है। सर ये 90 थोड़ी ना है, नहीं हो सकता 5, ये 5 से ज्यादा ही होगा पक्का, क्योंकि अगर ये सीधा होता ना तो ये 5 होता, बट ये इस तरीके से। अरे यार एक बात हो, तुम्हें 10th क्लास के अंदर कोई क्वेश्चन दे देता कि ये 4 है ये 3 है, तो तुम क्या इसको 5 बोलते क्या, कैसे पाइथागोरस लग रहा है क्या, नहीं ना, ये 5 से थोड़ा ज्यादा होगा, ये हो सकता है 6 के आसपास हो, कितना बोलो। अरे नहीं हो सकता क्या, हो सकता है, लेकिन निकलेगा कैसे सर, ऐसी चीजों को मैं, ऐसी चीजों में लेंथ कैसे निकलेगी, ये मैं आपको सिखाऊंगा, चिंता मत करिए, वाली बात मैंने भी बताई ही नहीं है आप लोगों को। लेकिन आप लोगों को बस मैं भी क्या बताने लग रहा हूं वो समझने की कोशिश करो। मैं आप लोगों को क्या बताने लग रहा हूं, मैं आपको बताने लग रहा हूं अगर एक जगह पर 2 वेक्टर एक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में बनेगा, रिजल्टेंट किस, वो समझना है। तो मैंने बोला एक के हेड पे दूसरे का बस क्या कर दो बोलो, टेल लगा दो, और जो तीसरी साइड ट्रायंगल को कंप्लीट करेगी बोलो किसकी साइड होगी बोलो, रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। रिजल्टेंट की बोलो क्या होगी, डायरेक्शन। अच्छा तो ये समझ में आया आप लोगों को, ये आया समझ में आप लोगों को, एक बार बताना जरा इस केस में कितना होगा, इस केस में कितना होगा जरा बताओ, कहां की तरफ होगा,
ये ए है, ठीक है, और ये कुछ बी है, चलो इसी तरफ पे ऐसे करके बी। अब बताओ कैसा बनेगा, या इसको थोड़ा चेंज करता हूं मैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी, या दिस इज बी। चलो बोलो ए और बी, रिजल्ट बनाओ, बताओ कैसे बनेगा ए और बी, रिजल्ट बनाओ। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले ए को बनाएंगे ऐसे, बना दिया बिल्कुल सेम। बी को बोलो कैसे बनाएंगे, बी को ए के हेड पे रखेंगे और डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। सो बी को ऐसे रखना है, तो मैंने इसके हेड पे टिकाया, उसको टिकाया, मतलब ऐसे करके प्लेस कर दो, ऐसे करके प्लेस कर दो, तो बोलो बी ऐसे आ जाएगा। अरे नहीं आएगा क्या, तो ये बी आ जाएगा ऐसे करके। अरे समझ नहीं आ रहा, तो बताओ रिजल्टेंट क्या बनेगा, दिस साइड विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। और लॉजिकली सोच के बताओ, लॉजिकली सोच के बताओ, कोई चीज ऐसे लग रही थी और उसके ऊपर कुछ ऐसे लग गया, तो वो सीधा कर देगा नहीं कर देगा उसको। अरे नहीं आ रहा समझ में, तो ए ऐसे था लेकिन उसके ऊपर ऐसे कुछ लग गया, तो वो थोड़ा सीधा हो गया, रिजल्ट इस तरफ को बन गया। अरे नहीं आया समझ में, पक्का कुछ क्लैरिटी आ रही है, नहीं आ रही है ना, रिजल्ट ऐसे ही बनते हैं। अच्छा आप लोग ये बात कह रहे थे कि सर ये वाला बताना एक बार कि कोई चीज ऐसे है, ए ऐसे है और बी ऐसे है, मतलब सेम में है, मतलब क्या बोलो सेम में। आप लोगों को पता सेम में चीज जुड़ जाती है, सेम में चीज क्या होती है, जुड़ जाती है, समझने की कोशिश करते हैं लेकिन ट्रायंगुलर लॉ ने कैसे काम करा होगा इसका। तो बोलेगा एक के हेड पे, एक के, फोकस करना बहुत जरूरी चीज बोलने वाला हूं, एक के हेड पे दूसरे का बोलो क्या जोड़ देंगे, टेल। तो दूसरे का टेल जोड़ेंगे, लेकिन रूल याद रखिएगा डायरेक्शन चेंज, तो डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, तो बी को उसी तरफ रखना है और एक के हेड पे दूसरे का टेल रखो। तो ये मैंने ऐसे रख दिया, छोटा रख दिया बोला, ये ए और ये बी। अब बताओ रिजल्टेंट क्या होती है, तीसरी साइड जो ट्रायंगल कंप्लीट करे, लेकिन इस बार ट्रायंगल बनेगा नहीं। लेकिन आप लोग मुझे बताओ करते क्या हो, आप लोग ए बनाते हो, बी बनाते हो, फिर इसके बिल्कुल शुरुआत पॉइंट से एंड पॉइंट को जोड़ देते हो, यही तुम्हारा रिजल्टेंट होता है। तो मुझे बताना जरा, मैंने इसके हेड पे उसका टेल रख दिया और इसके बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से उसके लास्ट पॉइंट को जोड़ूंगा, तो बोलो ये मेरा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, और लॉजिकली बता दो आप ऐसे में आंसर कितना आएगा, अगर ये 4 होगा वो 3 होगा, तो वो कितना आएगा, बोलो 7 ही लेंथ आएगा, और किस डायरेक्शन में आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। बिल्कुल सही काम कर रहा है कि नहीं ट्रायंगुलर। अरे नहीं आ रहा समझ में, एक और समझते हैं। मान लो कि इस तरफ को बच्चों, इधर इस तरफ को ए है और इस तरफ को बी है, अब बताओ बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कैसे प्लेस करोगे। आप बोलोगे सर मैंने इस वेक्टर के हेड पे, इस वेक्टर के हेड पे उसका बोलो क्या रख दिया, टेल। लेकिन रूल ये कहता है कि जब मैं उसके टेल को प्लेस करूंगा तो मैं उसके डायरेक्शन में कोई भी चेंज, तो मैंने बी के टेल को उसके हेड पे प्लेस कर दिया, अब इसको उठा के मैंने उसके हेड पे प्लेस कर दिया यहां पर, और वो बिल्कुल ऐसा है, बोलो है कि नहीं बताओ जरा। तो ये पूरा ए था और ये पूरा बी था। अब बताओ रिजल्टेंट कहां बनेगा, सर रिजल्टेंट होता है जहां से मैंने इसको शुरू किया था बनाना, और लास्ट एरो जहां पर है, यहां से शुरू किया था और लास्ट एरो जहां उनको जोड़ दूंगा, बोलो यही तो है ना। तो मुझे बताना जरा, मैंने ए को शुरू यहां से किया था और लास्ट मेरा एरो यहां पर है, तो मुझे बताओ जरा मेरा रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये बनेगा रिजल्टेंट। अब सोचो अगर ये 4 था पूरा और ये 3 था, तो ये कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये समझ में नहीं आया तुम लोगों को, है ना। और सोचो ना इस तरफ 4 है इस तरफ 3 है, तो नेट किस तरह बनेगा, इसी तरफ बचेगा, कितना बचेगा बोलो, 1 बचेगा। अरे नहीं बल्ले पड़ रहा, नहीं आया समझ में, पक्का। एक और बताओ, कुछ नहीं है इसको बताने चलना, अभी अभी 15 मिनट रहेंगी चीजें। चलो बताओ फटाफट से, इसका बताना भाई, इसका बताओ फटाफट से। कोई डायरेक्शन पिक करते हैं, मान लीजिए कि इस तरफ को मेरा ए वेक्टर है और इस तरफ को मेरा, चलो जैसे मर्जी कर लो, बी वेक्टर है। चलो बोलो क्या आएगा, ए और बी, चलो जल्दी बताओ, ए और बी। कुछ नहीं करना ना, ए ये रहा और बी कहां बनेगा, बोलो बी कहां बनेगा। सो बी कुछ ऐसे बनेगा, लेकिन रूल ध्यान रखना है, एक के हेड पे दूसरे का टेल विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शंस। मैंने ए की डायरेक्शन चेंज नहीं करी, मैंने बी की डायरेक्शन चेंज नहीं करी, एंड प्लेस देयर हेड टू टेल्स ना। सो मैंने ऐसे प्लेस कर दिया। आप जरा फटाफट से बता दो भाई रिजल्टेंट, बोल दो फटाफट से। अरे यार नहीं आ रहा समझ में, और लॉजिकली सोचो ना, कोई चीज ऐसे थी, कोई चीज ऐसे थी, उसके ऊपर कुछ ऐसे लग गया, कोई चीज ऐसे थी कुछ ऐसे लग गया, तो बोलो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ऐसे ही तो हो गया रिजल्ट, नहीं आया बात समझ में। सो व्हाट विल द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन गिव्स टू यू। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको क्या बताने की कोशिश बार बार कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर एक जगह पर एक से ज्यादा वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, देखो एक ही कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वही डायरेक्शन होगी, बट एक से ज्यादा वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, उनका जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा वो किससे निकलेगा, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। वो
चलो कोई नहीं, मैंने बोला विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन वही रहेगी, उसकी डायरेक्शन वही रहेगी। बोलो रिजल्ट क्या आएगा, बोलो रिजल्ट क्या आएगा, बोलो फटाफट से क्या आ गया, कहाँ जाएगा आगे? अगर ये ऐसे गया और ऐसे गया तो उसका रिजल्ट बनता है सीधा, मतलब कैसे ट्रैवल करेगा ये, सीधा ट्रैवल। समझ नहीं आ रहा? आपने कभी उनका क्रॉसविंड्स के बारे में सुना है? एरोप्लेन जब लैंडिंग कर रहा होता है, पता नहीं आपने कॉन्सेप्ट कितना देखा है, एरोप्लेन जब लैंडिंग कर रहा होता है ना, जब रनवे के ऊपर, तो कभी कभी क्रॉसविंड्स चल रही होती है। क्रॉसविंड्स का कॉन्सेप्ट क्या है, किसको पता है? अब मान लीजिए, थोड़ा कंसेप्ट समझने की कोशिश करना, ये रनवे है, ये क्या है बोलो, रनवे, और पायलट को अब लैंडिंग करनी है यहाँ पर, ना। अब देखना क्या प्रॉब्लम आती है, हवाएं चल रही है बहुत तेज, इसको क्रॉसविंड्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज़ लैंडिंग करनी है ऐसे और हवाएं चल रही है ऐसे, तो क्या बन रहा है बोलो, क्रॉस बन रहा है, क्रॉस बन रहा है, इसको बोलते हैं क्रॉसविंड्स। क्या बोलते हैं इसको? आप समझने की कोशिश करना है किस तरह क्या गलती होने वाली है। अब अगर रनवे पे इस पायलट ने सीधी लैंडिंग कर दी, किसकी तरह लैंडिंग करो, सीधी, और हवाएं चल रही है इस तरफ को, तो जरा मुझे बताना क्या दिक्कत आने वाली है, क्या दिक्कत आने वाली है। मान लेते हैं कि ये रनवे, ये रनवे, ये रनवे, समझने की कोशिश करना, और ये एरोप्लेन है ना। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन एंड विंड्स कैसे चल रही है बोलो, विंड्स चल रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हवाएं बह रही है भैया, इस डायरेक्शन में हवाएं बह रही है, मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड। अब बताना जरा क्या प्रॉब्लम होने वाली है इस एरोप्लेन वाले के साथ, तो क्या प्रॉब्लम होगी, वो कहेगा कि देखिए जरा, velocity of the aeroplane is this and the velocity of the wind is like this। मैंने एक के हेड से दूसरे का टेल जोड़ दिया ना, मैंने एक के हेड से दूसरे का टेल जोड़ दिया, और मुझे बताओ रिजल्ट कहाँ मिल गया। नेट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन कहाँ मिलेगी बोलो। अब इसका मतलब क्या होगा, ये एरोप्लेन सीधा रनवे पे जाएगा, टेढ़ा जाएगा, टेढ़ा जाएगा, वहां पर हेड ऑफिस बना हुआ है, उसको ठोक देगा, है ना, उसी को उड़ा देगा, लैंडिंग करा देगा सीधा ऑफिस में, है ना। समझो इस बात को। तो ऐसे में जो पायलट होते हैं, ट्रेंड होते हैं, ये क्या करते हैं बताएगा, वो अपने प्लेन को टेढ़ा उतारते हैं, और जो कोई दूर से देख रहा है वो क्या कर रहा है ना, ये लैंडिंग कैसे कर रहा है, ये लैंडिंग ऐसी करता ही नहीं है, ये लैंडिंग थोड़ी तिरछी करता है ना, इस तरीके की तिरछी लैंडिंग करता है। तिरछी लैंडिंग करेगा तो क्या होगा, अगर वो कुछ इस तरीके से लैंडिंग करेगा और इस तरीके से हवाएं चल रही होंगी, इस तरीके से हवाएं चल रही होंगी, तो जरा बताना रिजल्ट कहाँ बनेगा बोलो, इस तरफ का बनेगा, तो वो डायरेक्टली अपने कहाँ पर आ जाएगा, रनवे ट्रैक पे आ जाएगा। अगर वो तिरछा करेगा, तो ऐसा क्यों होता है कि क्रॉसविंड्स के दौरान जो एरोप्लेन जो पायलट चला रहा होता है बेसिकली उसको तिरछा लैंड क्यों करता है, नहीं है ऐसा कुछ, है ना। तो इसका एक विजुअल देखना चाहते हो तो कोई सा विजुअल हम निकाल लेते हैं, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। बस 1 मिनट और लगेगा, फिर बंद कर देंगे क्लास। अरे कुछ तुम्हें समझ में आया, क्लास में नहीं आया? अभी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जब तक पता है कितने रियलिस्टिक एग्जांपल आने वाले हैं, बस ये है कि वहां तक पहुंचने में टाइम बहुत लग जाए, टाइम बहुत लग जाए, लेकिन करना पड़ता है, इसकी पार्ट नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। Planes landing in crosswinds ना, planes landing in crosswinds। छोटी वीडियो नहीं हुई? ये वाला फैन तो बिजली का बिल बचाता है, फोन से भी कंट्रोल होता है। 5 स्टार रेटेड स्मार्ट फैन, ये अमेजिंग एक बार इसको देखना है रिप्लेसमेंट्स को, देखना सीखी है कि नहीं उसको बात।
वही चल रहा है। अब देखो उसको दिक्कत आ रही है लैंडिंग करने में या नहीं आ रही? अच्छा अलग अलग प्रोसेस थी। अब देखो ये अगर लैंडिंग सही से नहीं कर पाया वापस राइट ले लेगा, फिर दोबारा मुड़ के लाएगा, फिर दोबारा लैंड करेगा। क्या दिक्कत है बताओ जरा? ये तो कुछ हो रही है। अब देखो अगर हवा चल रही होगी लैंड नहीं कर पाएगा, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब डेटा बदल रहे हैं, अंदर से देख लीजिए आप डेटा क्यों बदल रहा है। आपने ऐसे विजुअल देखे हैं कि जिसमें एक गाड़ी ना क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ज्यादा बहाव की वजह से गाड़ी जो है बह गई, होता है ना? विजुअल ऐसा देख पाना मुश्किल है। One more from Singapore. अभी राजस्थान, अभी सिंगापुर, छुट्टियां अफोर्ड कर सकते हैं। अंकल आपने तो अपना स्वीडन कब से नहीं छोड़ा? Book now on Agoda. पाइए कमाल के prices across 3.9 million hotels and homestays. Agoda, दुनिया देखो कम दाम में। बस 2 मिनट हो गए। देखा क्या हुआ है? साफ नहीं आ रहा। मैं आपको बढ़िया वीडियो भेजूंगा ग्रुप में। मैंने लास्ट टाइम भेजी थी बच्चों को। नहीं वो अब क्यों हो रहा है ऐसे? कुछ चला नहीं रहे। इस तरफ पे लड़ने में बता रहा था। पता नहीं है। बड़ी बढ़िया से ब्लॉग की थी। मैं ऐसी कुछ वीडियोस तुम्हें भेजूंगा ग्रुप में जिसमें रिजल्टेंट्स कुछ इस तरीके से बने हैं, लेकिन मुझे तुम ये बताओ क्रॉसविंड्स तुम्हें दिखी थी या नहीं दिखी थी? बताओ। सो ड्यूरिंग द रेन जब बारिश गिरती है तो तिरछी क्यों गिरती है? रिवर क्रॉसिंग के वक्त पे आपको क्या ध्यान देना होता है कि रिवर क्रॉस करने तो किस डायरेक्शन में आपको मूव करना चाहिए, या बेसिकली रनवे के दौरान एरोप्लेन लैंडिंग ऐसी क्यों कर रहा है? नहीं आने बात नहीं। ये सारे केसेस वो लोग हैं रिजल्टेंट्स ऑफ वेक्टर्स के, कि अगर बच्चों एक जगह पर एक ही वेक्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है, वही डायरेक्शन होगी, वही मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन अगर एक जगह पर दो वेक्टर्स एक साथ काम करने लग जाए तो वो क्या बनेगा? रिजल्टेंट बनेगा। क्या बनेगा बोलो? समझे? और रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में बनेगा आज बस ये सिखाया मैंने कि अगर बच्चों ये एरोप्लेन लैंडिंग ऐसे करेगा, विंड ऐसे चल रही है तो रिजल्टेंट उस तरफ बन जाएगा। आर वेक्टर का मतलब है रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जाएगा। मैग्नीट्यूड डिस्कस नहीं कर रहा हूं कितनी तेज जाएगा, कि भैया एरोप्लेन की लैंडिंग थी 200 किलोमीटर पर आवर से, विंड चल रही थी 30 किलोमीटर पर आवर से, तो ये कितने से गया, ये वाली बात अभी मैंने नहीं बताई है कि 200 और 30 मिलके 230 हुआ है, 215 हुआ है, कितना हुआ वो बात नहीं करी मैंने। जो किसकी बात करी ब्रो? डायरेक्शन की। किसकी बात करी ब्रो? डायरेक्शन वाला पार्ट तुम्हें भी समझ में आना चाहिए। और कुछ एग्जांपल्स और रहेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल बहुत सारे हैं, ठीक है ना? जैसे धनुष चलाते थे उसमें भी वेक्टर्स होते थे, है ना? थोड़ा टाइम महाभारत रामायण के वक्त पे उनको पहले से इतना साइंस मतलब कह सकते हैं कि उनको नॉलेजेबल मतलब इस तरीके से कि भले ही वेक्टर की नॉलेज भले ही ना हो, लेकिन उनको पता था कि इस तरीके से चलाएंगे तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर हो रहा है कि मैं कह रहा हूं? वो भी मैं आपको बताऊंगा और बहुत सारे रियलिस्टिक एग्जांपल्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन गाइस आज की क्लास में क्या प्रोग्राम फाइनल करके जा रहे हैं भाई, ढंग से सुन लीजिए। हमने बेसिकली मोशंस को समझा 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में। तीनों डायमेंशंस क्लियर पहले मुझे तुम ये बताओ बस, हां? अगर एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो तो 1 डायमेंशन, 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो तो 2 डायमेंशन, और तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो तो क्या 3 डायमेंशन। नाम दिए मोशन में स्ट्रेट लाइन, मोशन में प्लेन एंड मोशन में स्पेस। उसके बाद मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी बोला, स्केलर क्वांटिटी और क्या वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर समझ में आता है आप लोगों को? सिर्फ मैग्नीट्यूड और बोलो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में तो बेस्ट रिप्रेजेंट किससे होंगे बोलो? एरो से। सो एरोस हमारा बहुत बढ़िया काम करते हैं कि मैग्नीट्यूड का काम करते हैं और डायरेक्शन का भी काम करते हैं। ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा। फिर मैंने आप लोगों को बोला कि वेक्टर क्वांटिटी नॉर्मली ऐड नहीं होती, जैसे स्केलर ऐड होते हैं। यहाँ पर 4 और 3 मिलके कुछ भी हो सकता है, 7 6 5 4 3 2 कुछ भी हो सकता है ना? वो डिपेंडिंग कि वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। उसी चीज को सीखने के लिए हम इस लॉ में पहुंचे, इसका नाम है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कहता है कि एक जगह पे 2 वेक्टर्स हैं तो आपको जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन मिलने वाली है वो ऐसे मिलेगी कि एक वेक्टर के हेड पे दूसरे का बस क्या प्लेस कर दो टेल, और तीसरी साइड ट्रायंगल को पूरा करेगी वो क्या होगी? रिजल्टेंट की साइड, है ना? और इसकी कुछ रियलिस्टिक एग्जांपल हमने आज समझने की कोशिश करी है। कल हम इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और कल हम ये क्वेश्चन
क्वेश्चंस भी बनाएंगे कि अगर एरोप्लेन इतनी स्पीड से लैंड करे और इतनी तेज हवाएं चल रही हो तो बेसिकली वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा और कितने की स्पीड से मूव करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और हम ये भी बना सकते हैं कि हवाएं इतनी तेज चल रही हो तो उसको किस एंगल पे लैंड करना चाहिए कि वो किस पे आ जाए, बोलो रनवे पे आ जाए। तो ये क्वेश्चन भी हम बना सकते हैं। नहीं है बस हमें कि अगर हवाएं इतनी चल रही है तो कितनी किस डायरेक्शन में वो लैंड करे, कितने एंगल पे वो लैंड करे कि इससे वो रनवे के सेम ट्रैक पे आ जाए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हम बनाएंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होगा कि नहीं होगा, है ना? अब रियल फिजिक्स अप्लाई हो रही है आपकी इस 11th क्लास की फिजिक्स में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ नहीं आया टॉपिक, है ना? सो फिनिश करें हम इसको, ठीक है? आज इतने करेंगे, बाकी कल मिलेंगे बच्चों। आज रात को मेरे को मैसेज आया